उपस्थिति समस्त श्रोता वृंद को आह्लादित करती, कितना सुनते रहे ऐसी प्रेरणा प्रदान करती। प्रोफेसर रजनीकांत शाह सर, आपकी लेखनी, आपका वर्णन दिव्यतम। प्रोफेसर अवनीश चंद्र मिश्रा सर, सदा ही छात्र हित के लिए चिंतित रहने वाले एवं विद्वत्ता को प्रकाश में उच्चत्व आकाश पर कैसे पहुंचाया जाए, इतनी ऊंचाइयों के लिए प्रेरित करते रहते, तथा बड़े भाव स्वरूप और आदरणीय डॉक्टर राहुल पांडे सर हमारे बीच उपस्थित है। संस्था की तरफ से मैं नागेश पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि तय कार्यक्रम के अनुसार आज प्रथम वक्ता के रूप में आदरणीय डॉक्टर राहुल पांडे सर को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे आए और आज के विषय के अनुरूप हिंदी दिवस समारोह में हिंदी के महत्व पर अपना बहुमूल्य विचार रखें। आदरणीय डॉक्टर राहुल पांडे सर। सर माइक अनम्यूट करें। अभी आवाज आ रही मेरी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, आवाज आ रही। बहुत बहुत धन्यवाद नागेश जी। कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर विनोद तनेजा जी, कार्यक्रम की आयोजक संस्था राष्ट्रीय दृष्टिबाधित पुनर्वास संस्थान के सचिव डॉक्टर राकेश जैन जी, प्रोफेसर रजनीकांत शाह जी, प्रोफेसर देवेंद्र नाथ सिंह जी जो कि हमारे बहुत ही पुराने परिचित हैं और इसके अलावा हमारे साहित्यिक सृजन के लिए और इसके अलावा साहित्यिक चिंतन के लिए जो मुझे बराबर प्रेरित करते रहे हैं, और प्रोफेसर अवनीश चंद्र मिश्र जी जो कि हमारे गुरु भी रहे हैं हमारे पढ़ने के दौरान, और इसके साथ साथ उनका मेरे प्रति पुत्रवत स्नेह बराबर बना रहा है और हमारा उनका साथ बहुत पुराना है इलाहाबाद प्रवास के काल से। तो मैं आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, और साथ ही साथ हमारे प्यारे श्रोता जो कि छात्र रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी लोगों को और हमारे जितने भी वक्ता हैं, सबसे पहले तो मैं हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि हिंदी की प्रगति के लिए, हिंदी के उत्थान के लिए वे निरंतर क्रियाशील रहें, कर्मशील रहें, जिससे हमारी हिंदी उन्नति की ओर अग्रसर हो और शिखर को प्राप्त करें। आज का विषय है हिंदी की बात, कल, आज और कल। स्पष्ट है कि जो विषय दिया गया है, इस विषय में तीन पक्ष हैं। एक तो बीते हुए हिंदी के बीते हुए कल की स्थिति, और दूसरी हिंदी की वर्तमान स्थिति, और इसके अलावा भविष्य की जो हिंदी की स्थिति है उसके विषय में वार्ता करनी है, बातचीत करनी है। तो तीन पक्ष जो यह विषय है उसमें समाहित है। तो चूंकि समय कम है इसलिए छोटे में मैं इन तीनों पक्षों की बात करूंगा। हिंदी की क्या स्थिति पिछले समय में रही है, वर्तमान क्या स्थिति है और आगे क्या होने जा रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हिंदी बीते हुए समय की, कल की। पहले मोटे तौर पर मैं एक सूत्र रूप में इस बात को रख दूंगा, बीते हुए कल की हिंदी क्या रही। तो बीते हुए कल की हिंदी अगर हम देखते हैं तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो हिंदी है वह कई आयोगों में, कई अधिनियमों में, कई अनुच्छेदों में, कई नियमों में, कई उपनियमों में बंधकर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और राष्ट्रभाषा के पद को प्राप्त होने की ओर अग्रसर है। यह तो हिंदी के बीते कल की स्थिति है। वर्तमान जो स्थिति है वह कमोबेश हम कह सकते हैं कि वर्तमान हिंदी ठीक ठाक स्थिति में है। हालांकि जिन नियमों, जिन उपनियमों में, जिन आयोगों के द्वारा, जिन नीतियों के द्वारा उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा देने का प्रयास पूर्व में किया जा रहा था, वह प्रयास आज भी पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया है और राष्ट्रभाषा बनने की ओर वह अब भी अग्रसर है। लेकिन मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि वर्तमान स्थिति संतोषजनक है। हालांकि राजभाषा के पद से ऊपर नहीं उठ सकी, राष्ट्रभाषा के पद को नहीं प्राप्त कर सकी। और जहां तक भविष्य की स्थिति है हिंदी की, तो भविष्य की स्थिति हिंदी की हम एक अच्छी स्थिति की कल्पना कर सकते हैं
कि हिंदी एक अच्छी स्थिति में जाकर भविष्य में पहुंचेगी, यह एक तरह से वैश्विक भाषा बन सकेगी, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन यह सब कुछ निर्भर करता है कि हिंदी के लिए हम कितना प्रयास करते हैं। मैंने कहा कि जो विषय है, इस विषय में कुल 3 पक्ष हैं। एक तो बीते हुए कल की हिंदी, वर्तमान हिंदी और भविष्य की हिंदी। तो बीते हुए कल की हिंदी और वर्तमान हिंदी का मूल्यांकन हम इस रूप में कर सकते हैं कि हिंदी को लेकर हमने जो मानक तय किए थे, हिंदी को लेकर हमने जो सपने संजोए थे, हिंदी को जिस राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन करने की हमने अभिलाषा की थी, वह वर्तमान समय में भी पूर्ण नहीं हो सका। यद्यपि इसके लिए कई प्रयास किए गए, राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास किए गए। इसके अलावा हिंदी भाषी क्षेत्र की जो सरकारें रही हैं, उन्होंने अपने स्तर से भी कई आयोगों और नीतियों का गठन किया, इस रूप में भी प्रयास किया गया। लेकिन फिर भी हम जिस लक्ष्य को लेकर चले थे, जो सपने हमने संजोए थे, वह पूरे नहीं हो सके हिंदी को लेकर। तो क्या मुख्य कारण है कि जो हिंदी की वर्तमान स्थिति है, जो कि बीते कल के कारण ही है, इसके पीछे का जो मूल कारण है, इसका हेतु है, वह बीता हुआ कल ही है। तो क्या कारण है कि हिंदी की जो वर्तमान स्थिति है, यह बीते हुए कल में ऐसा क्या कुछ हुआ कि वर्तमान हिंदी की जो वर्तमान स्थिति होनी चाहिए थी, इस रूप में हमें प्राप्त नहीं हुई, या इस रूप में वह हमें प्राप्त नहीं है। तो यद्यपि कई बातें हैं, मुख्य बात जो हम कह सकते हैं कि हिंदी को लेकर तमाम आशंकाएं व्यक्त की जाती हैं, लेकिन यह जो आशंकाएं हैं, यह अधिकांशतः भ्रांतिपूर्ण हैं और व्यक्तिगत स्वार्थ प्रसूत हैं। यानी कि इसमें भ्रांतियां, हिंदी को लेकर भ्रांतियां बहुत फैलाई गई हैं, और इसके अलावा व्यक्तिगत स्वार्थ जो हैं, इसके हिंदी के राष्ट्रीय भाषा के बनने में आड़े आ रही हैं। और मुख्य रूप से इसमें जो राजनीतिक हस्तक्षेप है, या जो राजनीतिक अड़चन है, वह इसकी मुख्य कारण है। कारण कई हैं, लेकिन मैं मुख्य रूप से जो समझ पाता हूं वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, वह राजनीतिक जो हस्तक्षेप है, राजनीतिक जो नीतियां हैं, या जो राजनीतिक स्वार्थ है, वह हिंदी के राष्ट्रभाषा बनने में या देशव्यापी भाषा बनने में मुख्य रूप से बाधा स्वरूप उत्पन्न हो रही है। अब बाधा कहाँ पैदा हो रही है? अगर हम इसकी ओर दृष्टिपात करते हैं, तो हिंदी भाषी क्षेत्र, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र 8-9 राज्यों को मिलाकर एक हिंदी भाषी क्षेत्र बनता है, जिसमें कि हिंदी मुख्य भाषा के रूप में है, जो बोली जाती है, सुनी जाती है, पढ़ी जाती है, लिखी जाती है। लेकिन इसके अतिरिक्त 28-29 राज्य जो हमारे हैं, उसमें से विशेष रूप से दक्षिण भारतीय राज्य और पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, उन्होंने हिंदी के अस्तित्व को, वह देशव्यापी भाषा बने, इस रूप में हिंदी के अस्तित्व को उन्होंने नहीं स्वीकार किया। मैं केवल उदाहरण देना चाहता हूं कि तमिलनाडु के एक दिवंगत मुख्यमंत्री हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, दिवंगत मुख्यमंत्री हैं, आपको आभास हो जाएगा, उनका अंदाजा लग जाएगा। उनका 29 अप्रैल 1990 का ये घोषणा थी, जो कि इलस्ट्रेटेड वीकली में, मैंने इसको नोट कर लिया है, जो कि इलस्ट्रेटेड वीकली में छपा हुआ था 29 अप्रैल 1990 में। और उन्होंने इसमें घोषित किया था, घोषणा की थी उन्होंने, कि जहां तक मेरा संबंध है, यह मुख्यमंत्री कह रहे हैं, दिवंगत हैं, तमिलनाडु के हैं, जहां तक मेरा संबंध है, मैं हिंदी के विरुद्ध संघर्ष द्वारा ही राजनीति में आया हूं। हिंदी का विरोध तो मेरे रक्त के कण कण में है। अब आप देखिए, इस तरह की घोषणा 1990 में दक्षिण भारतीय राज्य के एक मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तो यह हिंदी के विरुद्ध एक तरह से विशुद्ध घृणा का प्रचार है। यानी कि हिंदी की जो क्षेत्रीय प्रचार है 8-9 राज्यों में, जिसको मिलाकर हिंदी भाषी क्षेत्र बना हुआ है, और भारत की जितनी भाषाएं हैं उनमें तुलनात्मक रूप से सबसे बड़ी भाषा के रूप में, ज्यादा बोले जाने वाली, मेरा कहने का मतलब बड़ी भाषा का अर्थ है जो कि सर्वाधिक बोली जाती है, समझी जाती है, उसके विरुद्ध इस प्रकार का घृणा का प्रचार किसी दक्षिण भारतीय राज्य के किसी मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है, जो कि विशुद्ध राजनीतिक है। और यह केवल और केवल अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में बने रहने के लिए, उनकी कोई देश की व्यापकता उनकी नहीं है। वह प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हो या फिर राष्ट्रपति का सपना देख रहे हो, ऐसा नहीं है।
वह सिर्फ अपने राज्य के मुख्यमंत्री बनने के लिए इस तरह की घृणास्पद बातें वह कह रहे हैं। तो यह जो घृणा का प्रचार किया जा रहा था हिंदी के विरुद्ध, और वर्तमान समय में भी जो जारी है, समाप्त नहीं हुआ है। दक्षिण भारतीय राज्यों में अभी भी बदस्तूर इस तरह का प्रचार जारी है, पूर्वोत्तर के राज्यों में बदस्तूर इस तरह का प्रचार हिंदी के विरुद्ध जारी है। तो जब से तक हम इस मनोविज्ञान से, इस मानसिकता से मुक्त नहीं होते हैं, तब से तक हम हिंदी को देशव्यापी भाषा के रूप में उसकी हम परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। बहुत स्पष्ट रूप से यह मानना होगा, जो क्षेत्रीय जो भाषाएं हैं, जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, आप तमिलनाडु को देखिए, कर्नाटक को देखिए, केरल को देखिए, आंध्र प्रदेश को देखिए, पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, आप बंगाल को देखिए। बंगाल में बंगाली अस्मिता को लेकर इतने ज्यादा उसमें उस अस्मिता को लेकर इस तरह से उसमें बंधे हुए हैं, घिरे हुए हैं कि वह किसी और भाषा का भी अस्तित्व है इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। मैं बंगाल में रहा हूँ, वहां की स्थिति में जानता हूँ क्या है। तो वह अपने आगे किसी भाषा को मानने, स्वीकार कर ही नहीं पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में अपने आप को नहीं ला पा रहे हैं। पूर्वोत्तर के राज्य इसी तरह से हैं, असम है, मणिपुर है, मिजोरम है। तो जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, इन क्षेत्रीय भाषा भाषी राज्यों के जो जन समूह हैं, जन समुदाय हैं, और इसके अलावा वहाँ के जो राजनयिक हैं, राजनीतिक जो व्यक्ति हैं, जब से तक वह इस बात को भांति नहीं समझ जाएंगे कि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो कि राष्ट्रीय भाषा बनने के योग्य है। क्योंकि जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, यह समझना होगा कि जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं वह एक क्षेत्र विशेष तक सीमित है। तमिलनाडु की तमिल भाषा तमिलनाडु तक ही सीमित है, इसके अलावा मलयालम केरल तक ही सीमित है। तो इस तरह से जब यह बोध होगा कि नहीं, हमारी भाषा राष्ट्रीय भाषा बनने के योग्य नहीं है, बल्कि हिंदी ही राष्ट्रभाषा बनने के योग्य है, क्योंकि 9-10 राज्यों की भाषा तो है ही, और बाकी जो अन्य क्षेत्र हैं, अन्य प्रांत हैं, वहां पर भी वह संपर्क भाषा के रूप में बोली और समझी जा रही है। तो उसी में वह काबिलियत है, उसी में वह योग्यता है कि वह एक राष्ट्रीय भाषा बनने के योग्य है। और जो प्रांतीय जो राजनेता हैं, वह जब से तक इस बात को नहीं समझेंगे कि हिंदी की यह स्थिति है जो देशव्यापी भाषा बन सकती है, तब से तक हिंदी देशव्यापी भाषा नहीं बन सकती। दूसरी चीज कि एक जो उनके मन में हिंदी भाषा को लेकर घृणा का भाव है, उसके पीछे मूल एक कारण और भी है कि हम हिंदी भाषा भाषियों का भी उनकी भाषा के प्रति जो तिरस्कार का भाव है, उसको भी हमें त्यागना होगा। हम जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, जिनकी मुख्य भाषा हिंदी है, वह दक्षिण की जो तमिल भाषा है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, बंगाली है, और उधर की असमी भाषा है, इन भाषाओं के प्रति हमारा जो संकुचित नजरिया है, हमको भी उसको त्यागना होगा और उन प्रांतीय भाषाओं को अपनाना होगा। तो इस प्रकार जब हमारे मन में, देश के लोगों के मन में एक भाषिक सौहार्द की स्थिति उत्पन्न होगी, तब हम कल्पना कर सकते हैं, तब हम यह एक हम रास्ता देख सकते हैं कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा बनने की ओर स्वीकार्य होगी लोगों के द्वारा, हर तरफ के लोगों के द्वारा। तो आवश्यकता है कि हमारे देश में जितनी भी भाषाएं हैं, उन सब के प्रति हम एक सौहार्द की, उन सब के प्रति एक अपनेपन की भाव हम रखें, और उसी रूप में हम भाषा को देखें। और जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, वह भी हिंदी की व्यापकता को देखते हुए उसको राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करें। और इस स्वीकार्यता में अगर कोई राजनीतिक स्वार्थ, अगर कोई राजनीतिक कुछ जो रोड़ा है, वह अगर आता है हमारे सामने, तो उसे हमें दूर करना होगा या उसे हमें अस्वीकार करना होगा। इस रूप में हम हिंदी की कल्पना कर सकते हैं कि वह राष्ट्रीय भाषा बन सकती है। दूसरी बात यह तो रही हिंदी के बीते कल की, और वर्तमान की जो स्थिति है उसकी बात मैं कर रहा था। भविष्य की बात मैं करूं, जो कि तीसरा पक्ष है इस विषय का, वह यह है कि कल की हिंदी क्या होगी। वर्तमान जो हिंदी है राष्ट्रीय भाषा, भारत की राष्ट्रीय भाषा भले नहीं बन पाई है, लेकिन इसकी स्वीकार्यता बाहर के देशों में, दूसरे देशों में बढ़ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हिंदी के प्रति जो पाश्चात्य देश हैं, हिंदी के प्रति जो दूसरे एशियाई देश हैं, उनके प्रति लोगों का नजरिया, वहाँ के देश के लोगों का नजरिया बढ़ा है, उसको एक सम्मान की दृष्टि से लोग देख रहे हैं।
और कई ऐसे राज्य हैं, मॉरिशस है, फिजी है, गुआना है, सुमात्रा है, जावा है, इंडोनेशिया है, और यहाँ तक कि अगर मैं कहूँ तो यूरोपीय तमाम ऐसे देश हैं जहाँ पर कि हिंदी की स्वीकार्यता बढ़ रही है। तमाम नई संस्थाएं हिंदी भाषा के उत्थान से संबंधित वहाँ पर खुली हैं, और इसके अलावा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए पत्र पत्रिकाओं का वहाँ से प्रकाशन हो रहा है, और हिंदी एक तरह से वहाँ पे बढ़ रही है। तो भारत में इसकी स्वीकार्यता राष्ट्रभाषा के रूप में भले नहीं हो पाई है, लेकिन पाश्चात्य देशों में या बाहर के देशों में अगर हम कहें तो पाश्चात्य देश ही नहीं, लगभग पूरे विश्व में इसकी स्वीकार्यता बढ़ी है। लेकिन स्वीकार्यता बढ़ जाना मात्र ही हिंदी के वैश्विक भाषा बन जाने की एक तरह से पर मुहर लग जाना है, ऐसा नहीं है। स्वीकार्यता बढ़ना एक बात है, और हिंदी के वैश्विक भाषा के रूप में परिणत होना एक अलग पक्ष है। जिस प्रकार अंग्रेजी वैश्विक भाषा है, अभी उस तरह से हिंदी वैश्विक भाषा नहीं बन पाई है, और उसके बनने में एक अलग तरह का प्रयास हमें करना होगा। तो मेरा ये कहना था कि भाषा जो है वह क्षेत्रीय से वैश्विक जरूर हो गई है, यानी कि भारतवर्ष की सीमा को पार करके वह विश्व की सीमा में प्रवेश कर गई है, लेकिन फिर भी उसके वैश्विक भाषा बनने में हमें और कुछ प्रयास करना होगा, जिसमें सबसे पहला प्रयास ये है कि प्रायः हम मान लेते हैं कि जो हिंदी में साहित्यिक रचनाएं हो रही हैं, वह साहित्यिक रचनाएं कर देने मात्र से ही हिंदी वैश्विक भाषा बन जाएगी। ऐसा नहीं है। आप अगर अंग्रेजी भाषा की ओर ध्यान दें तो अंग्रेजी भाषा में साहित्य भी रचा जा रहा है, यानी कि साहित्यिक रचनाएं भी हो रही हैं। समाज विज्ञान के जो विषय हैं, उन समाज विज्ञान के विषयों की भी जो रचनाएं हैं वह अंग्रेजी भाषा में हो रही हैं। इसके अलावा विज्ञान जो विषय हैं, भौतिकी है, रसायन है, जितने भी प्रकार के विज्ञान हैं, उनकी भी जो मुख्य रचनाएं, प्रामाणिक रचनाएं हैं, वह सब अंग्रेजी में ही लिखी जा रही हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो हिंदी की अभी स्थिति अंग्रेजी जैसी नहीं हो पाई है, और इसका मुझे लगता है कि मुख्य कारण यह है कि हम प्रायः मान लेते हैं कि जो साहित्यकार हैं वो साहित्यिक रचनाएं जो करते हैं उसी से हिंदी वैश्विक भाषा बन जाएगी। नहीं, हमें प्रयास करना होगा कि जिस प्रकार अंग्रेजी में सामाजिक विज्ञान का लेखन अंग्रेजी भाषा में हो रहा है, विज्ञान का लेखन जिस प्रकार अंग्रेजी भाषा में हो रहा है, उसी रूप में हमारे हिंदी भाषा में भी सामाजिक विज्ञान के जो विषय हैं या चिंतन है उस पर लेखन हो, विज्ञान संबंधी पुस्तकें हिंदी भाषा में आए, इसके लिए हमें प्रयास करना होगा। समस्या यह होती है कि यह लेखन किया कैसे जाए, क्योंकि शब्द जो है उन शब्दों की कमी है। तो भारत सरकार ने इसके लिए भी प्रयास किया है। 2 आयोग की स्थापना हुई है। एक तो 1961 ईस्वी में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना हुई है, जो कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली को इजाद, नई वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली को इजाद करता है, खोज करता है। इसके साथ ही साथ कई पारिभाषिक शब्दावली का भी निर्माण करता है। और इसके अलावा 1965 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की भी स्थापना हुई थी, और इस निदेशालय का भी काम है हिंदी का वैश्विक प्रचार प्रसार। तो जब हम पारिभाषिक शब्दावली का, नई पारिभाषिक शब्दावली का हिंदी में निर्माण करेंगे, नए शब्दावली का निर्माण करेंगे, तो इस रूप में जो हमारी भाषा है, हमारी भाषा का जो हमारे भाषा के जो शब्द हैं उनका विस्तार होगा। और इस प्रकार जब शब्दों का विस्तार होगा तो शब्दों के विस्तार से हम सक्षम होंगे कि हम सामाजिक विषयों पर भी रचनाएं हिंदी में कर सकें और वैज्ञानिक विषयों पर भी रचनाएं हिंदी में कर सकें। इसके अलावा इसका एक तरीका और भी है। अगर आप अंग्रेजी को देखिए तो एक बहुत बहुत स्पष्ट उसका कारण समझ में आता है उसके वैश्विक भाषा बनने के पीछे, कि उन्होंने तमाम विदेशी भाषाओं के शब्दों का उन्होंने अपने अंग्रेजी भाषा में अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया। हिंदी में हम इसको कहते हैं आगत भाषा, या फिर अगर बहुत सामान्य शब्दों में कहें तो जिसको हम कहते हैं विदेशी भाषा की शब्दावलियां, जो हमने हिंदी में आज स्वीकार कर ली हैं, जो कि हिंदी की अपनी भाषा हो गई है, हिंदी से अलग नहीं मालूम होती है। सैकड़ों, लाख, हजारों भाषाएं, सहस्त्रों की संख्या में ऐसी शब्द हैं जिसको कि हमने विदेशी भाषा से हिंदी में ग्रहण कर लिया है, और आज वह हिंदी की अपनी भाषा के रूप में, अपने शब्द के रूप में मालूम पड़ते हैं। अंग्रेजी को अगर आप देखते हैं तो अंग्रेजी में भी इसी प्रकार
विदेशी भाषा के शब्दों को अपनाकर उसकी जो अपनी एक वोकाबुलरी है, उसकी जो अपना एक उसका शब्द भंडार जिसको हम कहते हैं, वह शब्द भंडार इतना विस्तृत हो गया है, इतना संपन्न हो गया है कि उसको सामाजिक विज्ञान लेखन में या वैज्ञानिक लेखन में कोई असुविधा नहीं होती, क्योंकि उसके वह अपने स्वयं के अपशब्द हो गए हैं। तो हमें भी अब विशुद्ध संस्कृत निष्ठता जो हम एक परंपरा में बंधे हुए हैं कि हम उसकी मूल धातु ढूंढते हैं, कोशिश करते हैं कि हम उसकी धातु मिले, हमें संस्कृत निष्ठ शब्दावली मिले, तो हमें उसका मोह त्याग कर और जो आगत शब्द हैं, विदेशी भाषा के तमाम शब्दों को हमको अपनी भाषा में लेना चाहिए, उसको अपनी भाषा का बनाना चाहिए। तो इससे हमारे शब्द भंडार में वृद्धि होगी, और शब्द भंडार में वृद्धि होगी तो पारिभाषिक शब्दावली भी बनेगी उसी की सहायता से, उसी के माध्यम से, और इस प्रकार हमारे पास शब्द होंगे, शब्द भंडार होंगे, और उससे हम सामाजिक विज्ञान और वैज्ञानिक लेखन कर सकेंगे। तो इस प्रकार साहित्यकार तो अपना कार्य कर ही रहे हैं, वह हिंदी में लेखन कर रहे हैं, लेकिन समाज विज्ञानी, वैज्ञानिक भी जब इस भाषा में अपना लेखन कार्य करेंगे, स्तरीय लेखन कार्य करेंगे, वह दूर देशों तक पहुंचेगा, तो इससे हिंदी की स्वीकार्यता बढ़ेगी। और जिस प्रकार अंग्रेजी ने अपनी स्वीकार्यता बढ़ाई और आज वह वैश्विक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित है, उसी प्रकार हिंदी की भी स्वीकार्यता बढ़ेगी और आज वह भविष्य में, कल की बात जो है, इस विषय जो मूल विषय है उसमें जिस कल की बात की जा रही है, भविष्य में इस प्रकार प्रयास करके हम हिंदी को वैश्विक भाषा के रूप में देख सकते हैं। उसकी स्वीकार्यता निश्चित रूप से होगी। शुरू में ही मैंने कहा मोटे तौर पर विषय को सूत्र रूप में समेटते हुए कि जो कल का भविष्य है वह उज्जवल है, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं कि वह उज्जवल होगी। तो इस रूप में बीते हुए कल और आज की हिंदी की स्थिति और भविष्य की जो हिंदी की स्थिति है वह उज्जवल है, वह अच्छा संकेत है वर्तमान समय को देखते हुए, और हम प्रयास करेंगे कि हिंदी के शब्द भंडार में वृद्धि हो, हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली में वृद्धि हो, और इसके अलावा जो संकुचित हमारी सोच है हिंदी को लेकर, अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में कहें, संकुचित सोच है, जो राजनीतिक रोड़ा है, उसको भी दूर हम करेंगे और इस रूप में हिंदी की स्वीकार्यता बढ़ेगी। समय भी मुझे लग रहा है समाप्त हो गया है, तो मैं इतनी बातों से ही अपनी बातें खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद नागेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बड़ा ही सारगर्भित हमें बताया, तीनों पक्षों की बातों को आपने बहुत बेहतरीन तरीके से, उज्ज्वलता से और विद्वत्ता से हमारे सामने रखा। मैं अपने इस स्वागत की कड़ी में जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी सर, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही नागेश जी। आवाज क्लियर नहीं है सर? क्लियर है सर, बहुत हल्की आवाज आ रही है, आप दूसरों से पूछ लें। रौनक बताइए, आवाज आ रही बेटा? मुझे साफ आवाज नहीं आ रही। जी सर, आवाज क्लियर है, आवाज क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सर की तरफ से कुछ इशू होगा। तो मैं बता रहा था, स्वागत मैं कर रहा हूं जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार आदरणीय डॉक्टर महेंद्र उपाध्याय सर का, जो हमारे बीच जुड़ चुके हैं। सर का बहुत बहुत स्वागत है। मैं स्वागत करता हूं अनंत प्रकाश मेहरा सर का, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे डीडी कॉलेज देहरादून उत्तराखंड से हमारे बीच जुड़ चुके हैं। सर का बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं द्वितीय वक्ता के क्रम में आदरणीय प्रोफेसर रजनीकांत शाह सर को, जो बड़ौदा गुजरात से हैं, उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपनी दिव्यतम वाणी हमारे बीच रखें। आदरणीय प्रोफेसर रजनीकांत शाह सर। नमस्कार, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सर संभव हो तो वीडियो ऑन कर लें। सबसे पहले मैं अपनी खुशी का इजहार करूंगा कि मैं हिंदीतर प्रदेश का शुद्ध गुजराती व्यक्ति हूं, विद्वान व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन आपने मुझे याद किया और मुझे इस योग्य समझा कि मैं कुछ आपसे बातें करूं। तो इस संस्था से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों, विद्वज्जनों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके संपर्क में आने का यह जो एक मुझे अवसर मिला है, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत बड़भागी समझता हूं।
इसमें डॉक्टर देवेंद्र नाथ सिंह जी, डॉक्टर राकेश जैन जी, प्रोफेसर अवनीश चंद्र मिश्र जी, प्रोफेसर राहुल पांडे जी, आप सब को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप मुझे अपना मित्र बना सकेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। नागेश जी, आप तो 2 दिन से अपनी दिव्य वाणी सुना रहे हैं। मिश्री घुली हुई वाणी से मैं बहुत खुश हूँ, प्रभावित हूँ और बहुत अच्छा लगता है। आप सबको कन्विंस कर सकते हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर तनेजा सर जो हैं, आपका मैं तहे दिल से आभार मानता हूँ और आज के इस पर्व पर मैं आपके चरण स्पर्श करके यह स्वीकार करना चाहता हूँ बड़ी विनम्रता पूर्वक कि आप ही वही हैं जिन्होंने मेरी उंगली को पकड़कर चलना सिखाया और मुझे आप तक पहुंचाया। तो और आपने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, तो मैं दिल से बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आज हिंदी दिवस है, राजभाषा दिवस है, हमारी खुशी का दिवस है, समझिए हमारे लिए दिवाली का दिवस है। तो आज सुबह मैंने 4 लाइनें लिखी हैं, ये मैं पहले यहाँ पे पेश करना चाहूंगा। माँ भारती के माथे की बिंदी हिंदी, प्रेमदा सुखदा वरदा शारदा प्रिया, जन जन को भाए हर्षदा हिंदी, श्रेयदा प्रेयदा सत्य शिव सुंदर हिंदी, श्रेयदा प्रेयदा सत्य शिव सुंदर हिंदी, हिंदी हमारी मातृभाषा। ये कुछ लाइनें मैंने अपनी भावना के रूप में लिखी हैं जो मैंने इस पटल पर पेश करने की जरूरत की है। मैंने जो विचार कर रखा है वह यही है कि मैं गुजरात में जो हिंदी की स्थिति है उसके बारे में कहूँ। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हम गुजराती लोग जो हैं बड़े सीधे साधे सरल स्वभावी और कहें व्यवसाय जीवी लोग हैं। तो इस व्यवसाय के कारण हमें अन्य प्रदेश के लोगों के संपर्क में भी आना पड़ता है और हम संपर्क में आते हैं तो हमें उनकी जो बाहर से आया है उसकी भाषा को अपनाना होता है, तभी हम उसके दिल तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए हम जो है ये हिंदी को सीखते हैं। सद्भाग्य की बात तो यह है कि हिंदी जो है वह गुजराती से इतनी मिलती जुलती भाषा है कि हमें ज्यादा जोर लगाना नहीं पड़ता। हमारे गांव में खेतों में काम करने वाले जो मजदूर हैं, ये मजदूर भी टूटी फूटी हिंदी में बात कर लेते हैं और मार्केट में बाजार में गुजरी में महिलाएं सब्जी खरीदने के लिए जाती हैं तो वे भी जहां जरूरत पड़ती है हिंदी में बात कर लेती हैं। तो हम लोग हिंदी को बहुत चाहते हैं। हम प्रदेशवाद में नहीं मानते हैं, भाषावाद में नहीं मानते हैं, हम सबके विकास में मानते हैं क्योंकि गांधी बापू ने हमें यही सिखाया है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी भी यही सिखा रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास ये तभी संभव होगा जब हम हिंदी जैसी भाषा जो है इस भाषा का हम स्वीकार करेंगे। तो गुजरात में तो वैसे भी कच्छ जो प्रदेश है उस कच्छ प्रदेश के राजा महाराव जी इन्होंने ब्रज भाषा पाठशाला का निर्माण किया था और वहां पर जो कवि हैं और संस्कृत का ज्ञान देने के लिए, ब्रज भाषा का ज्ञान देने के लिए वहां पर ये अध्ययन की व्यवस्था थी। तो इसके उपरांत मैं ये भी कहूंगा आपसे कि गुजरात के जो जूनागढ़ है, बड़ौदा, राजकोट, ऐसे जो पुराने जमाने की जो रियासतें रही हैं तो वहाँ के राजाओं ने भी हिंदी को प्रश्रय दिया है, हिंदी को प्राधान्य दिया है। और मैं जिस प्रदेश में हूँ बड़ौदा जिला, तो उसके महाराजा तो महाराष्ट्र के थे, तो स्वाभाविक है कि लोगों के साथ जुड़ने के लिए इन्होंने ये मराठी मिली ही सही लेकिन हिंदी का प्रयोग किया होगा। 18वीं सदी जो है
इसमें हम देखते हैं आचार्य हेमचंद्र सुरेश्वर जी, इनके बाद आते हैं नरसिंह मेहता, मीराबाई आती हैं, फिर प्राणनाथ जी हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, नरसिंह मेहता और परम भक्त कृष्ण भक्त कवि दयाराम जी आदि ने तो हिंदी को समृद्ध किया है, हिंदी को स्वीकार अपनाया है और अपनी बातें हिंदी में कही हैं। और मैं एक बात यह भी जोड़ूंगा कि कृष्ण भगवान जब गुजरात को प्यार करके मथुरा से द्वारिका में बस सकते हैं, तो भला हम इनकी भाषा जो है उससे अछूते कैसे रह सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर गुजरात में हम लोग ये अनुवाद का काम भी करते हैं, स्वतंत्र रूप से सृजनात्मक साहित्य भी लिखा जाता है, लेकिन इन सब के मूल में यदि जो पुरोधा हैं, उन पुरोधाओं को मैं यदि याद नहीं करूंगा तो मुझे लगता है कि मैं हिंदी का विद्यार्थी हूं, ऐसा मैं गर्व के साथ नहीं कह सकूंगा। इनमें सबसे पहले आते हैं डॉक्टर अंबाशंकर नागर जी। इन्होंने हिंदी की नींव रखी, आधुनिक गुजरात में इन्होंने हिंदी की नींव रखी। गुजरात विद्यापीठ, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी वल्लभ विद्यानगर, इन्होंने तो हिंदी को माध्यम के रूप में अपनाया, जहाँ गो की अन्य यूनिवर्सिटीज में इंग्लिश मीडियम चलता है, फिर गुजराती मीडियम चलता है अधिकांश यूनिवर्सिटीज में, लेकिन यहाँ पर यह बात पाई गई हिंदी माध्यम के रूप में अपनाया गया है। दूसरे, गुजरात विश्वविद्यालय जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पर भी तीनों माध्यम, मतलब कि विद्यार्थी गुजराती, हिंदी या अंग्रेजी कोई भी माध्यम को अपनाकर परीक्षा दे सकता है, डिग्री प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार हमारे यहाँ गुजरात में बहुत ही अनुकूल वातावरण है, गुजरात में हिंदी के लिए बहुत ही अनुकूल परिवेश है, जो चाहे अपनी योग्यता के अनुसार वह अपने आप को विकसित कर सकता है और हिंदी को पल्लवित कर सकता है। डॉक्टर अंबाशंकर नागर जी, इनके बाद आते हैं डॉक्टर रामनरेश मिश्र जी। डॉक्टर मिश्र जी तो गुजरात में रहे हैं काफी वर्षों तक, और उनकी एक शिष्य परंपरा जो है मेरे से अगली वाली पीढ़ी, तो यह पीढ़ी जो है आज वर्षों तक हिंदी का अध्यापन करती रही और हिंदी को समर्पित रही। इसके उपरांत हम देखते हैं डॉक्टर शिव कुमार मिश्र जी, जो सागर यूनिवर्सिटी से आए, वल्लभ विद्यानगर सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में रहे और इन्होंने हिंदी का जबरदस्त विकास किया और हिंदी विभाग को भी बहुत विकसित किया, हर तरह से विकसित किया। इसके उपरांत बड़ौदा यूनिवर्सिटी में डॉक्टर फारूकान देसाई, जो मूलतः गुजराती हैं और इन्होंने बड़े परिश्रम के साथ ये हिंदी की साधना की है। इन्होंने कुछ दोहे भी लिखे हैं, कुछ कहानियां भी लिखी हैं। फिर आते हैं डॉक्टर नित्यानंद पटेल। आप जो हैं दक्षिण गुजरात में से यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे और आपकी शिक्षा दीक्षा गुरुकुल कांगड़ी से हुई थी और यहाँ आकर आपने हिंदी का विकास किया। उनके ही एक भाई डॉक्टर अरविंद कुमार देसाई, इन्होंने भी हिंदी की सेवा बहुत अच्छे से की। तो ऐसे अनेक नाम हैं, इनमें यदि मैं याद करूं तो मेरे गुरु हैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा, तो आप भी ये हिंदी के विकास में ये बहुत बड़ा योग दिया। मेरे कॉलेज में हिंदी का विभाग शुरू करने में इन्होंने जो जोर लगाया और इसके बाद उसको पल्लवित करने के लिए हम लोगों को जिस तरह से सहूलियत दी और प्रेरणा दी, ये अविस्मरणीय है। उपरांत डॉक्टर भोलाभाई पटेल, ये बहुत ही बहुविध विद्वान हैं, बहुभाषाविद हैं, से हिंदी, गुजराती, संस्कृत के उपरांत अंग्रेजी के उपरांत ये बांग्ला और उड़िया भाषा के भी प्रखर विद्वान रहे हैं। उनके ही विद्यार्थी डॉक्टर रघुवीर चौधरी, आप तो ये अकादमी द्वारा सम्मानित हैं। तो ये आप सब जो हैं विद्वान लोग, आप सब ने और ये बड़ा योग दिया है। अनुवाद के क्षेत्र में भी गुजराती से हिंदी में अनुवाद करना, तो इस कार्य में भी
ये बहुत सारे नाम आते हैं मेरे सामने और इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। मैंने तो अभी शुरुआत की है एक अनुवादक के रूप में, और मुझे ये अच्छा लगता है कि सब लोग स्वीकार करते हैं मेरे कार्य का और मुझे प्रोत्साहित करते हैं। फिर मैं पत्रिकाओं पर आता हूँ। हमारे गुजरात में हिंदी की कुछ पत्रिकाएं निकलती हैं जिनका मैं उल्लेख करना चाहूँगा। इनमें सबसे पहले आती है गुर्जर राष्ट्रवीणा। तो यह पत्रिका धीरे धीरे बहुत ही अच्छा काम कर रही है, अच्छी साहित्यिक रचनाएं हमें दे रही है। आर्थिक कठिनाइयां भी झेल रही हैं, फिर भी उसके जो व्यवस्थापक लोग हैं ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इसके उपरांत है विश्व गाथा, जो गुजरात के सुरेंद्र नगर से यह पत्रिका निकलती है। तो यह विश्व गाथा भी बहुत ही स्तरीय पत्रिका है और उसके संपादक बहुत ही मेहनत करके हमें सामग्री देते हैं। उपरांत एक है गुजरात हिंदी साहित्य परिषद, उसके द्वारा प्रकाशित नूतन भाषा सेतु, वह भी अच्छा काम कर रही है और हिंदी के विकास में काम कर रही है। गुजरात साहित्य अकादमी, इसमें हिंदी साहित्य अकादमी भी अपने ढंग से काम कर रही है और हिंदी साहित्य परिषद जो है अहमदाबाद में है, वह परिषद भी बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो इससे होता यह है कि हमारे जैसे जो लोग जो हैं जो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम हिंदी प्रदेश हिंदी भाषा भाषी क्षेत्रों से बहुत दूर हैं और वहाँ हमारी किसी तरह की पहुँच नहीं है, तो ऐसे लोगों को यहाँ पर ये लिखने के लिए, अपनी भावाभिव्यक्ति करने के लिए प्रेरित करते हैं। हाँ, फिर मुझे एक बात ये भी कहनी है जो मेरे विचार में आती है, हिंदी का विकास कैसे होना चाहिए। राजनीतिक बातें हम नहीं करेंगे, लेकिन कुछ क्रियात्मक, जैसे मैं जो पढ़ा हूँ 1971 तक, तो और बाद में पढ़ाया भी है, तो इसमें ज़्यादातर साहित्य, व्याकरण और कुछ पोर्शन भाषा विज्ञान, इतना ही पढ़ाया जाता है। लेकिन यदि इसमें ये पत्राचार या पत्रकारिता या अनुवाद या ये मीडिया से जुड़े हुए जो कोर्सेस हैं, ये यदि पढ़ाए जाएं तो विद्यार्थी को की रुचि बढ़ेगी। मात्र साहित्य जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ ऐसे फंक्शनल हिंदी के भी का भी अभ्यासक्रम होना चाहिए, तभी हम कुछ कर सकेंगे। आपके हिंदी प्रदेशों में शायद ये सारी चीजें होंगी, केंद्रीय हिंदी भी संस्थान भी काम कर रहा होगा, लेकिन गुजरात में मैं जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, यहाँ पर गुजरात यूनिवर्सिटी में इस प्रकार के और विद्यापीठ में कुछ कोर्सेज चलते हैं, लेकिन ऐसे कोर्सेज यदि हर यूनिवर्सिटी में रखे जाएं तो मैं समझता हूँ कि जो टैलेंटेड विद्यार्थी हैं अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग दिशाओं में, जिन्हें काम करना है, जैसे स्क्रिप्ट लिखना है, जैसे कोई विज्ञापन लिखना है या जिगल लिखना है या कुछ भी, तो ऐसे में ये अपना हुनर दिखा सकते हैं। लेकिन बात एक यहाँ यह आती है कि मैं किसी पर आरोप नहीं करता हूँ, लेकिन एक हमारी मानसिकता बन गई है कि नया कौन सीखे। नया सीखने की हम लोगों को एज ए टीचर हम लोगों की तैयारी नहीं है, और इसका परिणाम यही आता है कि हम पुराने ढर्रे में चलते रहते हैं। और ये विद्यार्थी, ठीक है, हमारे गुजरात में विद्यार्थी जो है ज्यादा से ज्यादा कॉलेज का लेक्चरर हो जाता है, लेकिन ये भी बहुत कम। यदि इस प्रकार के कोर्सेज दिए जाएं, जैसे दूसरी एक बात मैं कहूँगा, अंग्रेजी में एक पेपर आता है कॉमर्शियल कॉरेस्पोंडेंस। मैंने यहाँ पर देखा है एमए का विद्यार्थी, एमए का छोड़िए, पीएचडी के लिए जो रजिस्टर हुआ है, ऐसा विद्यार्थी यदि उससे कहें कि भाई गुजराती में इतनी 4 लाइन लिख दीजिए, तो 4 लाइन भी शुद्ध से तरीके से लिख नहीं पाते हैं। तो इसके लिए कुछ आयोजन होना चाहिए, तभी भाषा समृद्ध हो सकती है। अन्यथा ये फिल्मी लैंग्वेज हो जाएगी, या घरों में जिस तरह इंग्लिश मीडियम में के परिवेश में बच्चे स्कूल में इंग्लिश पढ़ते हैं और घर में
हिंदी में बात करते हैं और गुजराती से पिछड़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि मैंने अपनी जो बातें हैं कहनी चाहिए थी वह मैंने आपके सामने रखी हैं, और यदि पसंद आए तो आप रखिएगा, नहीं तो मैं अपने पास रखूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर धन्यवाद सर। आपने गुजरात परिक्षेत्र में हिंदी की क्या स्थिति है उसको बड़े स्पष्ट रूप में, पूर्ण परिचय के रूप में हम लोगों के सामने रखा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सादर प्रणाम सर आपको। अब मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में अपने तृतीय वक्ता आदरणीय प्रोफेसर अवनीश चंद्र मिश्रा सर, DSMNRU लखनऊ से हैं, सर से मैं निवेदन करूंगा कि सर अपना माइक अनम्यूट करें और अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करें। सर नहीं सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। माइक आपका अनम्यूट है लेकिन आवाज नहीं आ रही। एक बार पुनः अनम्यूट करिए सर। एक बार पुनः अनम्यूट करिए। जी सर बोले। नहीं सर, फिर से म्यूट हो गया। हाँ अब अनम्यूट है। नहीं सर, आवाज नहीं आ रही। सर जुड़ रहे हैं हमसे। हमारे सामने दिव्य मूर्ति प्रोफेसर देवेंद्र नाथ सिंह सर दिखाई दे रहे हैं। मैं सर को सादर प्रणाम कर लूं। प्रारंभिक अवस्था में जब मैं सभी को प्रणाम कर रहा था, सर शायद उस समय जुड़े नहीं थे या जुड़ रहे थे। अभी दर्शन हुआ है, बहुत दिन बाद सर आपको देखा। जब आप यूनिवर्सिटी में हुआ करते थे तो आपका आशीर्वचन मिलता था। सर पुनः जुड़े हैं हमसे। सर आप अनम्यूट करें और आरंभ करें सर। बोले सर बोले। आपका माइक अनम्यूट है लेकिन आवाज नहीं आ रही। मोबाइल से कनेक्ट सही है। अगर आप लैपटॉप से हैं तो उसमें ईयरफोन चाहिए आपको। देवेंद्र सर को नमस्कार सर। DN सर साहब नमस्कार। देवेंद्र सर आपका माइक एक बार अनम्यूट कर लें। आप मोबाइल से जुड़ चुके हैं सर। मोबाइल में अनम्यूट करें और बोले। नहीं, अभी तो अवनीश जी बोलने वाले हैं ना। नहीं नहीं सर, मैं सर को ही कह रहा। हेलो। जी सर, जी सर। अब आवाज जा रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है सर। इको हो रहा है। आप लैपटॉप वाली थोड़ी सी दूरी करिए। लैपटॉप को थोड़ा सा मोबाइल से दूर करिए। हाँ बोलिए सर, बोलिए। हेलो। जी सर, जी। इसको बंद ही कर दें क्या? थोड़ा दूर हो जाएंगे तो इको नहीं करेगा। जी बोलिए सर आप। हेलो। जी जी। चलिए आज बहुत आज मैंने अच्छे के लिए ये इसको शुरू किया और उसमें ईयरफोन लगा लेते हैं आप, तो कोई बात नहीं। अभी अब आवाज आपकी स्पष्ट आ रही है। बोले सर। अच्छा चलो ये बंद हो गया। क्षमा करेंगे बहुत जो डिस्टरबेंस के लिए।
कोई बात नहीं। आज के इस कार्यक्रम में हिंदी भाषी और अहिंदी भाषी दोनों क्षेत्रों से विद्वान लोगों का जो समागम हुआ है, ये हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। पंजाब से प्रोफेसर तनेजा साहब, गुजरात से आदरणीय शाह जी, छत्तीसगढ़ से आदरणीय प्रोफेसर डीएन सिंह साहब, और इस प्रकार उत्तर प्रदेश के भिन्न भिन्न भागों से जो हिंदी के प्रेमी लोग जुटे हैं, ये एक बड़े सौभाग्य का क्षण है। अजीब लगता है कि भारत में हिंदी को एक दिन याद करने का क्या औचित्य होगा, लेकिन इस दृष्टि से ये ठीक होता है कि एक मूल्यांकन का अवसर हमको मिलता है। हमारे पहले जो दो वक्तव्य हुए, जो डॉक्टर राहुल पांडे जी ने अपनी बात कही और शाह जी ने जो अपने अनुभव की और गुजरात के परिप्रेक्ष्य में जो बात रखी है और देश के परिप्रेक्ष्य में, ये दोनों वक्तव्य बहुत ही श्लाघनीय हैं और बहुत सारे आयामों को स्पर्श करते हैं। हम हिंदी के प्रेमी तो हैं, लेकिन कदाचित इतनी गहरी पैठ नहीं रखते। लेकिन हिंदी की जो यात्रा है संविधान के बनने के बाद, और इस यात्रा में जो बाधाएं आई, वो कई प्रकार की चुनौतियां उपस्थित हुई। उसके हिंदी भाषा में भिन्न भिन्न प्रकार के साहित्यों की, विज्ञान की, मानविकी की रचना को लेकर, या उनकी एक देश व्यापी स्वीकार्यता को लेकर ये बहस मंचों पर ज्यादा हुई, वैधानिक संस्थाओं में ज्यादा बहस हुई, लेकिन हिंदी ने जनता के साथ मिलकर अपना रास्ता स्वयं तय किया। और जिस रास्ते पर आज हिंदी चलकर आज पहुंची है, जो उसकी एक वैश्विक उपस्थिति है, वह हिंदी को स्वीकार करने का मार्ग प्रशस्त करती है। जो गांधी की परिकल्पना थी कि एक ऐसी भाषा चाहिए भारत में जो भारत को जोड़ सके, जिसमें जोड़ने की शक्ति हो, हिंदी उस आकांक्षा को पूरा करती है। हिंदी ने स्वाधीनता में अपनी भूमिका निभाई। हिंदी ने आजादी के बाद शिक्षण और व्यवहार में, संपर्क में अपनी भूमिका निभाई, और आज अपनी ये जो रोजगार की स्थिति है, जो एक मार्केट की जो बात है, वह उपभोक्ता की भाषा के रूप में भी अपनी उपस्थिति दर्शा रही है। अब दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनियां हिंदी भाषा में अपना प्रचार करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि वो हिंदी का एक बाजार देख रहे हैं। ये जो परिस्थिति है, ये इस भाषा ने स्वयं तय किया, बिना किसी प्रयास के तय किया। कदाचित जो शासकीय सहयोग मिलना चाहिए, वो सहयोग, उस सहयोग की बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिखती है। वरना आज तक इस लड़ाई पे इस भाषा को पड़े रहना, जिसकी कल्पना जब ये राजभाषा की बात हुई और कहा गया कि 17 वर्षों में धीरे धीरे इस विदेशी भाषा को हम हटाएंगे और अपने हिंदी के ज्ञान को समृद्ध करेंगे और इसको एक सुंदर विकल्प बनाएंगे इस देश में, वो काम नहीं हुआ। और ऐसी प्रस्तुति हुई कि हिंदी को लेकर दक्षिण और उत्तर में एक संघर्ष की बात हो गई। इसको पाटने की जरूरत थी।
जरूरत थी कि हम दक्षिण और पश्चिम और हिंदी भाषाओं को कैसे अपनाकर आगे बढ़े। स्वाधीनता के बाद कुछ संस्थाएं आई इस काम में आगे, कुछ संस्थाएं स्वाधीनता से पहले काम कर रही थी, दक्षिण हिंदी भाषा प्रचार समिति आदि। लेकिन जो संस्थाएं आई स्वाधीनता के बाद और अभी पिछले कुछ वर्षों में जो उनकी जो उपस्थिति देखते हैं, उनके जो कार्यों को देखते हैं, वो कदाचित वो आशा के अनुरूप अपने उद्देश्यों पर आगे नहीं बढ़ सके। हम एक ऐसा वातावरण नहीं तैयार कर पाए कि ये सारी भाषाएं हिंदी को मजबूत करने वाली हैं और हिंदी इस संपर्क से आगे बढ़ने वाली है। हिंदी आगे बढ़ी, वो अपनी संख्या और अपनी सहजता के बल पर बढ़ी। हम तमाम उसके भिन्न भिन्न पक्षों को लेकर आगे चर्चा को कर सकते हैं, जो विवाद है उनकी चर्चा हो सकती है। जो औपनिवेशिक जो माइंडसेट है इस देश में, जो औपनिवेशिक जो दिमाग है इस देश में, वो कदाचित वो हिंदी की यात्रा को बढ़ने से कभी कभी रोकता है। अगर ये प्रयास सार्थक हुए होते, आज विज्ञान, मेडिकल, इंजीनियरिंग और यहां तक कि सामाजिक विज्ञानों में भी, मानविकी में भी हम स्तरीय पुस्तकें दे सकते, स्तरीय पुस्तकों का जो भिन्न भिन्न भाषाओं में है और अंग्रेजी में उसका अनुवाद प्रस्तुत कर सकते थे। लेकिन वो काम नहीं हुए, कुछ टेक्स्ट बुक के काम हुए। उनके बल पर हिंदी की कैसे उपस्थिति दर्ज कराई जाए, ये एक समस्या रहती है। इससे ज्यादा जो दो भाषाएं बोली जाती हैं, उन देशों के हालात देखिए। रशिया ने अपने यहां सारी पढ़ाई अपनी भाषा में कर ली, सारे ग्रंथ उनके यहां उपस्थित हैं अपनी भाषा में, और जब कोई दूसरी भाषा, हेलो, आवाज जा रही है? हाँ हाँ, आवाज आ रही सर, बोलिए। नागेश जी, आवाज आ रही। हेलो, आवाज आ रही सर, बोलिए। शायद कुछ तकनीकी कमी के कारण सर थोड़ा डिस्कनेक्ट हुए हैं, तुरंत जुड़ रहे हैं हम लोगों से। जी सर, आप हमसे जुड़ चुके हैं, बोले। माइक को अनम्यूट कर ले सर। हाँ, आवाज आ रही सर, बोले। आज बड़ी बात है। तो मैं ये कह रहा था कि ये कार्य होने जो बाकी भाषाओं में हुआ कि अपने हर विधा अध्ययन की, हर विधा में, ज्ञान की हर शाखा में उन्होंने अच्छे ग्रंथ तैयार कर लिए और भिन्न भिन्न भाषाओं में जो अच्छे ग्रंथ थे उनका अनुवाद कर लिया और अपने विद्यार्थियों को अपनी भाषा में बेस्ट देने की कोशिश की। अगर दूसरी भाषा के लोग गए तो वो पहले उस भाषा को सीखते हैं, रशियन सीखते हैं, कोरियन सीखते हैं, जापानी सीखते हैं, तब वो जाकर वहां अपने ज्ञान को प्राप्त करते। ये परिवेश भारत में नहीं बन पाया और अभी जो हमने निर्णय लिया कि हम विदेशी विश्वविद्यालयों को बुलाएंगे भारतवर्ष में, ये क्या विश्वविद्यालय जो भारत में आएंगे ये हिंदी का काम करेंगे? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या ये विश्वविद्यालय हिंदी भाषी क्षेत्रों को अपने यहां स्थान देंगे? ये जिन यूरोपियन कंट्रीज से आ रहे हैं वहां हिंदी एक भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है, वो लोग रुचि लेते हैं। लेकिन सारे विज्ञानों की, सारे शास्त्रों की भाषा हिंदी हो जाए, ये प्रयत्न तो भारत को करना होगा।
और इसके सामने जो चुनौती है, उस चुनौती का उत्तर ये भारत के लोगों को देना होगा। भारत की सत्ता में बैठे हुए लोगों को उसका प्रबंधन करना होगा, और इस प्रबंधन के अभाव में ये चुनौतियां और विकराल हो रही हैं। समर्पित व्यक्तित्वों के अभाव में ये चुनौतियां और विकराल हो रही हैं। एक इस प्रकार की समस्या हम देख रहे हैं। कभी कभी लगता है कि हिंदी भाषा में साहित्य में बहुत अच्छी रचनाएं हुई, एक से एक विद्वान हुए, जो दुनिया की और भाषाओं से सर्वोत्कृष्ट उनकी रचना थी, वो काव्य में, वो नाट्य में, वो लालित्य में, एक से एक रचनाएं हुई, एक से एक विद्वान हुए, जिन पर गर्व होता है। लेकिन जो हिंदी को दूसरे ज्ञान विज्ञान की शाखाओं का काम करना था, उन शाखाओं में वो काम उस आदर्श के अनुरूप नहीं हुए। संस्कृत जो हमारी भाषा रही है, प्राचीन भारत की जो हमारी पहचान रही है, उसमें जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का ही अनुवाद हिंदी में नहीं कर पाए। बहुत सारे ग्रंथ हैं। कभी कभी आश्चर्य होता है कि जब उनके अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन उनका हिंदी अनुवाद नहीं मिलता। तो हिंदी का जो भविष्य, जो आने वाले कल का है, वो आने वाला कल इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर खोजता है। वातावरण नहीं है। हिंदी की उपस्थिति बहुत तेजी से दुनिया में बढ़ रही है, लेकिन इस चुनौती को सामने रखना है। अगर आपकी सही उपस्थिति, आपको अगर यह वातावरण बनाना है कि हिंदी सीख कर और यहां के ज्ञान परंपरा को लोग सीखें, तो इसके लिए हम सबको आगे आने की आवश्यकता होगी। हम सामाजिक विज्ञान और हम मानविकी में, हिंदी माध्यम में हम शोध जो कार्य हो रहे हैं, उनकी स्थिति को हम देख रहे हैं। और इसमें से जो भी शिक्षक महानुभाव बैठे हैं, वो काफी करीब से उससे परिचित हैं। कैसे उपस्थिति होगी, वो आज एक सवाल खड़े करते हैं। अंग्रेजी के लोगों ने एक मानदंड रखा, आप विदेशी भाषा कहिए, लेकिन उन लोगों ने एक मानदंड रखा, एक सीमा रखी, वो उससे समझौता नहीं करते। हमें अपनी भाषा तो चाहिए, लेकिन भाषा की उत्कृष्टता के लिए समझौता करने का जो एक चलन हो गया, ये लंबे समय में इस भाषा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती उपस्थित करेगा। केवल बाजारवाद की भाषा बनकर हम जीवित रहना चाहते हैं, तो यह आपकी भाषा की उपस्थिति को अच्छे तरीके से दर्ज नहीं कराता। जिस प्रकार साहित्य में हमने काम किया, उसी प्रकार हिंदी की भाषा में हमको विविध ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों में काम करने की आवश्यकता है। आज का हिंदी दिवस हमें इस बात की प्रेरणा देता है, और इसीलिए मुझे लगता है कि हिंदी दिवस मनाना ये सार्थक होता है, ताकि हम एक बार अपने पीछे देखें, हम एक बार आगे देखें कि हमको हमारा लक्ष्य क्या है, किस लक्ष्य की ओर हमको यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों ने उस लक्ष्य को दिखाया था, किस लक्ष्य की ओर यहाँ के साहित्य और समाज के विज्ञानियों ने, के विद्वानों ने उस मार्ग को दिखाया था, और किस लक्ष्य की ओर हमको जाना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि हम कोई गुरु बनना चाहते हैं, भारत विश्वगुरु बनना चाहता है, तो इन प्रश्नों का जो सकारात्मक उत्तर खोज कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं, और वही हमारा मार्ग प्रशस्त करेगा। हिंदी हमारे सहायता के लिए तो खड़ी है, वो तत्पर है,
हम कैसे उसको अपनाते हैं ये हमें तय करना है। जय हिंदी, जय भारत, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद हाँ सर। नागेश, आपने जी आवाज आ रही सर? आवाज। इसके ऐतिहासिक पक्ष को आपने बहुत बेहतरीन तरीके से कहा। आपने कहा कि इसको सिर्फ बाजारवाद बना करके नहीं रखना है, जन जन तक पहुंचाना है। आपने अपने वक्तव्य में एक बहुत ही बेहतरीन कोट किया कि हिंदी तो तैयार है जन जन तक पहुंचने को, जनमानस तक पहुंचने को। आवश्यकता है तो इन पुत्रों को मां के ममत्व को स्वीकारने की। हिंदी हमारी मातृभाषा कहने से नहीं, वो तो स्वरूप में ही मां है, और उसको ममत्व प्राप्त करने हेतु हमें एक बालक के जैसे स्वीकारना होगा। तभी हिंदी सर्वकालिक एक उत्कृष्ट हिमालय तुल्य आकाशमान विद्युत स्वरूपात्मक स्थिति को प्राप्त होगी। तो आपके इस उद्बोधन है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं कार्यक्रम के अगली कड़ी में आदरणीय प्रोफेसर डीएन सिंह सर को आमंत्रित करूंगा, जो छत्तीसगढ़ से हमारे बीच में उपस्थित है। सर, आप अपना माइक अनम्यूट करें और अपने दिव्य स्वरों से हमें अभिभूत करें। आदरणीय डीएन सिंह सर। माइक अनम्यूट करें सर। अब मेरी आवाज जा रही है? तो जी सर। वेबिनार में मैं सर थोड़ी देर से उपस्थित हो सका और कुछ महत्वपूर्ण वक्ताओं को सुन नहीं सका, इसके लिए मुझे बहुत हार्दिक खेद है। लेकिन इस विषय पर मैं बहुत कम समय में कुछ एक बातें जरूर शेयर करना चाहूंगा। यह जरूरी नहीं है कि मैं जो बात कहूंगा वह सही ही हो या वह आपको सही ही लगे, लेकिन मैं उसके अलावा कोई दूसरी बात इसलिए भी नहीं कहूंगा क्योंकि वह मुझे सही लगती है। हम लोग बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि हिंदी दुनिया में एक बहुत विकसित भाषा है। जिस भाषा में कबीर और तुलसी जैसे साहित्यकार हो चुके हैं, जिस भाषा में प्रेमचंद आधुनिक युग में, और जिस भाषा में कामायनी जैसी कृति रची गई है, मैं नहीं समझता कि साहित्यिक ऊंचाई की दृष्टि से वह भाषा दुनिया में किसी भी भाषा से पीछे है। लेकिन कल्पना करिए कि विकास या ऊंचाई की दृष्टि से हिंदी दुनिया की दूसरी भाषाओं से बहुत छोटी होती, तो भी मातृभाषा होने का गौरव तो उसे ही होना चाहिए, क्योंकि मां की जबान है वह मेरे, वहीं से मैंने पहले इस संसार में सीखा है। इस बात से कोई मतलब नहीं कि इस पर कितना विज्ञान की किताबें लिखी गई हैं, कितनी इतिहास की किताबें लिखी गई हैं, ये विद्वानों की समस्याएं हैं। लेकिन हमारी भाषा, हमारे बोलचाल की भाषा ही हमारी मातृभाषा हो सकती है। इसके लिए बहुत विकसित, जैसे अपनी माँ को माँ कहने के लिए बहुत माँ का सुंदर होना, सुशिक्षित होना जरूरी नहीं है, उसी तरह भाषा का बहुत विकसित होना भी उसके मातृभाषा या राष्ट्रभाषा के गौरव को पाने के लिए जरूरी नहीं है। फिर भी यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जहां से मैंने बात शुरू की थी कि जिस भाषा में कबीर और तुलसी हो चुके हैं, जिस भाषा में प्रेमचंद और कामायनी जिस भाषा में लिखी गई है, दुनिया के किसी भी कोने में विकास का आडंबर ओढ़े कोई भाषा इससे मुकाबला नहीं कर सकती है। मित्रों, समस्या यह है ही नहीं राष्ट्रभाषा के बनने में। पूरे राष्ट्र से अगर हम संवाद करते हैं तो हमें यह बात भूल जाना चाहिए, हम हिंदी भाषी प्रदेश के हैं और हिंदी से हमारा वही लगाव है जो तमिल भाषी लोगों का तमिल भाषा से होगा, जो गुजराती लोगों का
गुजराती से होगा, जो बंगाली लोगों का बांग्ला से होगा। दूसरी भाषाओं को नीचे करके या पीछे खदेड़ कर हम हिंदी का विकास करने की बात अगर करते हैं तो ये सिर्फ कल्पना, बिल्कुल वैसे ही कल्पना होगी जैसे दूसरे धर्म को जूता मारकर हम अपने धर्म का विकास नहीं कर सकते हैं, दूसरे के भीतर मनुष्यता को रौंद कर हम अपने मानवीय गरिमा की रक्षा नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए यह बहुत जरूरी है कि हमें हमारा, देखिए, जो राष्ट्रवाद की जो परिकल्पना थी यूरोप से आई है कि एक भूखंड हो, एक संस्कृति हो, एक रीति रिवाज हो, एक रहन सहन हो और एक भाषा हो। भारत पर यह चीज हूबहू लागू नहीं हो सकती है। यह विविध संस्कृतियों का देश है और यहाँ तरह तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। इसीलिए राष्ट्रवाद की उस घिसी पिटी अवधारणा को हम सिरे से खारिज करते हैं जो यूरोप से होकर के आई है। एक ये विस्तृत भूभाग पर कई भाषाएं बोली जाती हैं और वे भाषाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि हिंदी, और हम उनका सम्मान करते हुए ही, समस्या हिंदी की यह नहीं है या दूसरी भारतीय भाषाओं की भी समस्या यह नहीं है। भारतीयों ने निज भाषा उन्नत है कहा था, वो हिंदी की उन्नत की बात वहां नहीं कर रहे थे कि जिसकी जो भाषा है, अपनी भाषा की उन्नत ही सारी उन्नत का मूल है। अगर हम विज्ञान में पिछड़ गए हैं तो इसलिए नहीं कि हम अंग्रेजी पर जरूरत से ज्यादा निर्भर होने की वजह से विज्ञान में पिछड़ गए हैं। जिन्होंने अपनी भाषा, चाहे जापान हो, चाइना हो, रूस हो, उन्होंने, या खुद फ्रांस में, तो उन लोगों ने अपनी भाषाओं में ही विज्ञान का विकास किया, साहित्य का विकास किया, अपनी जबान का विकास किया। आजादी के बाद पहले तो चलिए भारत गुलाम था, एक औपनिवेशिक राज अंग्रेजी की छाया थी, तो हम उम्मीद नहीं कर सकते थे कि अंग्रेज लोग राजकाज की भाषा ये हिंदी को या अन्य भारतीय भाषाओं को बनाएंगे। उन्हें राज्य करना था, उन्हें अपनी भाषा ज्यादा उसके लिए उपयुक्त लग रही थी, उन्होंने किया। आजादी के बाद क्या हुआ कि हिंदी या दूसरी भारतीय भाषाओं का स्थान पीछे करके उनकी जगह केंद्र में अंग्रेजी को ला दिया गया, और हुआ यह कि हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं को बोलने वाले अपने को हीनता ग्रंथि के शिकार समझ बैठे। उनके भीतर एक हीनता, उन्हें लगा कि शासक वर्ग की भाषा अंग्रेजी है और दूसरे पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए हमें अंग्रेजी दान होना ही पड़ेगा। हुआ क्या कि आजादी के बाद भारत की भौगोलिक सीमा सिकुड़ती गई। उसी भारत के भूगोल का जो मानचित्र था उसी में कुछ पाकिस्तान हो गया, कुछ बांग्लादेश हो गया, लेकिन बावजूद इसके ये हिंदी का भाषाई मानचित्र, यानी भारत का जब भौगोलिक मानचित्र सिकुड़ रहा था, छोटा होता जा रहा था, तब हिंदी का भाषाई मानचित्र और ज्यादा फैलता और ज्यादा विकसित होता जा रहा था। और वह इसलिए नहीं कि यहाँ की सरकार ने या यहाँ के पढ़े लिखे लोगों ने नागरिक प्रचारिणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, दक्षिण भारत में प्रचार की सभा वगैरह वगैरह बनाया। मुझे कभी कभी लगता है कि इनकी वजह से हिंदी नहीं बढ़ी है, इनके बावजूद हिंदी बढ़ी है। इन संस्थाओं ने जितनी अनुदान खोरी की है उससे उसके मुकाबले में हिंदी का कुछ भी विकास नहीं किया है। हिंदी का विकास किया है वे जो हिंदी भाषी थे, और लेकिन हिंदी की मूल लिपि भी जिन्हें पढ़ना नहीं आता था, जो जीविका की तलाश में, रोजी रोटी की तलाश में पश्चिमी बिहार या पूर्वी उत्तर प्रदेश के गुमनाम गांवों से निकल करके रोजी रोटी कमाने के लिए त्रिनिदाद, मॉरिशस वगैरह वगैरह दूसरे देशों में गए, पंजाब के गांवों में गए, कलकत्ता में गए, बंगाल के गांव में गए, गुजरात में गए, कस्बे कस्बे में फैलते हुए इन लोगों ने हिंदी के विकास के लिए एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को बताऊंगा। शायद हो सकता है कि आप लोग परिचित हों, क्योंकि ढेर सारी बातें और पिछले वक्ताओं को मैंने सुना नहीं, तो हो सकता है किसी ने जिक्र भी किया हो कि पहला प्रेस आगरा में लगा था और
इंग्लिश में छपाई का काम हो रहा था। वहां बिहार के 4 मजदूर दिन भर प्रेस में बैठकर प्रेस की मशीन को चलाते थे, रात को वहीं लिट्टी बाटी कुछ लगा करके उसी वो छोटा सा वो जो प्रेस का कार्यालय था उसी में सो जाते थे। 6 बजे 7 बजे जब काम बंद हो जाता था, दूसरे दिन 10 बजे शुरू होता, तो इतना समय तक वे अकेले क्या करें। तो उन्होंने बैठे बैठे अंग्रेजी छापाखाना में काम कर रहे थे और उन्होंने हिंदी के छापाखाना के अक्षरों का विकास किया। आलू के पर काट काट कर उन्होंने इसको उल्ट कैसे ये हिंदी में छापाखाना। तो इन मजदूरों ने, इनका कोई नाम नहीं जानता है, हम हिंदी दिवस या अध्यापक दिवस वगैरह वगैरह किसी के नाम पर रख लेते हैं, किसी के जन्मदिन के आधार पर रख लेते हैं, और ढेर सारे लोग जिनका कहीं नाम नहीं है, जो गुमनाम रह करके इसके लिए काम करते रहे हैं, उनके प्रति कृतज्ञ होने की जरूरत है। आज हिंदी का विकास भी हो गया है, हो चुका है। इसके लिए आप सारे लोगों ने बताया कि यहाँ किस स्तर का साहित्य निकलता है, किस स्तर की पत्रिकाएं हैं, लेकिन मातृभाषा का संबंध उसके प्रसार से। तुलसी ने भाषा को, रामचरितमानस लिखकर भाषा साहित्य को भी ऊंचाई दी और भाषा के प्रसार में भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया। उनकी भूमिका अद्वितीय है। लोग बतलाते हैं हमारे गांवों की ओर कि जब लोग यहां से बाहर कमाने के लिए निकले थे, लैया चना और उनके हाथों में रामचरितमानस की पोथी होती थी, वे वहां बैठकर शाम को, और धीरे धीरे उन्होंने उस मुल्क की भाषा को बदल दिया। यह है यहाँ के मजदूरों को, श्रम से जुड़े हुए लोगों का अद्भुत योगदान, जिसको कभी भी शायद जब कभी हिंदी, मैं तो इस बात की कल्पना ही करना, मुझे ये शब्द गलती से भी मेरे मुंह से नहीं निकलना चाहिए, और कि एक दिन यह विश्व की भाषा बनेगी, बन जाएगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्यों दूसरी भाषाएं खोए क्यों? क्या आप दूसरों के साथ रहकर अपना विकास नहीं कर सकते हैं? हिंदी विज्ञान की भाषा बने, और उससे पहले जरूरी है कि हिंदी विश्वविद्यालयों में जो तमाम शिक्षा के अलग अलग अनुशासन है, उन अनुशासनों की भाषा बने, क्योंकि अपनी मातृभाषा में हम जितने बेहतर और मौलिक ढंग से सोच सकते हैं, जितना मौलिक अन्वेषण दे सकते हैं, वो गुलाम भाषा में हमेशा हम पर निर्भर बने रहेंगे, हमारी सारी शिक्षा पर निर्भर बनी रहेगी। समस्या यह है कि हिंदी का अवरोध यही बना हुआ है। साहित्य अकादमी एक बहुत बड़ी संस्था है, आप लोग जानते होंगे, और आजादी के बाद स्थापित हुई थी। नेहरू जी उसके पहले अध्यक्ष हुए थे, और तब से हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसा साहित्यकार मौजूद था, यशपाल जैसा बड़ा लेखक, लेकिन कुछ इस तरह से हिंदी संस्थाओं ने काम किया था कि लोगों के भीतर हिंदी को लेकर के भय फैल गया था। और यह भय जनता के द्वारा नहीं, जनता तो धीरे धीरे मजदूरी करती थी और हिंदी को फैलाती गई। दक्षिण भारत में फैलाई, पंजाब में फैलाया, कश्मीर में, हर जगह इसने फैलाया। लेकिन राजनेताओं ने एक हवा खड़ा कर दिया। होना यह चाहिए था कि सारी भारतीय भाषाएं मिलकर अंग्रेजी से लड़ती, अंग्रेजियत से लड़ती, वे सब हिंदी के पीछे पड़ गईं, और इसका फायदा हमेशा अंग्रेजी। लोहिया ने कहा था कि सवाल यह नहीं है कि हिंदी कैसे बढ़े, सवाल यह है कि अंग्रेजी कैसे हटे। अंग्रेजी जिस दिन हट जाएगी तो न सिर्फ हिंदी के लिए सारी भारतीय भाषाओं का पथ प्रशस्त हो जाएगा। और इसीलिए यह कहने से सिर्फ काम नहीं चलेगा कि हिंदी बड़ी बहन है या बड़ा, हमें बड़प्पन दिखाना होगा, हमें उनसे संवाद स्थापित करना होगा, हमें उनके शब्द भंडारों से अपनी भाषा को समृद्ध करना होगा। भाषा के प्रति जो पवित्रतावादी दृष्टिकोण है, यह शब्द हम नहीं लेंगे यह उर्दू का है, यह शब्द हम नहीं लेंगे यह अंग्रेजी का है। अगर अंग्रेज धोती को धोती के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, लोटा को लोटा कह सकते हैं, वे हिमालयन मिस्टेक कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं अपनी भाषा को इतना उदार बनाएं कि सारी भाषाओं के शब्दों को ग्रहण करें। खासकर लोक प्रचलन में जो व्यवहार की तरह व्यवहृत होने लगे हैं, उन शब्दों से तो कतई परहेज नहीं करना चाहिए हमें। तो एक इस बात की ओर, और दूसरी एक चीज मैं यह कहना चाह रहा था
कि हिंदी आज बाजार की अनिवार्य रूप से भाषा बन चुकी है। समस्या यह है कि हिंदी का अपना कोई बाजार नहीं रह गया है। जो थोड़ी बहुत संभावनाएं थी, नए नए नियमों और ये विधानसभाओं में बैठकर जो नियम बनाए जा रहे हैं, तो रहा सहा बाजार भी हिंदी का खत्म होता जा रहा है। और आज की दुनिया में तब तक कोई अपने को स्थापित नहीं कर सकता है जब तक कि वह सीधे बाजार की, जिस दिन हिंदी अपना बाजार विकसित कर लेगी, बाजार की हिंदी का बाजार है, लेकिन हिंदी अपना बाजार नहीं बना पा रही है। सारे विज्ञापन आज हिंदी में आ रहे हैं, सारे प्रोडक्ट बनाने वाले, हम क्रेता की स्थिति में, विक्रेता की स्थिति में नहीं है, हम खरीदार की स्थिति में हैं। तो इसका मूलभूत कारण यही है कि अंग्रेजी हमारे मानस पटल पर बुरी तरह से छाई हुई है। हम अपने लड़कों को कभी हिंदी में शिक्षा नहीं देना चाहे, हिंदी माध्यम के स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहते हैं। और क्यों पढ़ाना चाहें? जब रोजगार के अवसर ही नहीं है तो ऐसा संभव ही नहीं है। जिनको जरूरत होती है, जब आप अपनी जगह मजबूत होंगे तो दुनिया आएगी, आपकी भाषा सीखेगी और आपकी भाषा का बाजार भी बनेगा। जब आप पिछड़ते जाएंगे तो उतने भर की आपको माल बेचने के लिए जितना समझाने की जरूरत है, तो मजदूरों के अलावा तो दूसरी सबसे बड़ी भूमिका भाषा के प्रसार में निभाया है, वह है हिंदी सिनेमा ने। हिंदी सिनेमा ने, एक बार मैं बंगलौर गया हुआ था, सुबह सुबह हम लोग पान की एक दुकान पर गए तो शोले फिल्म का डायलॉग बज रहा था। उस समय मैंने शोले इस मामले में थोड़ी अद्भुत फिल्म थी कि उसके डायलॉग भी ये कैसेट में बजा करते थे। तो और वहां कुछ खड़े लड़के सुन रहे थे और उसको उसी रूप में जी रहे थे जैसे वो सारा कुछ गब्बर सिंह का हुआ बोलना या वगैरह वगैरह। तो ये लगा कि इन सब माध्यमों से हिंदी का सबसे बड़ी बात कि शुद्धतावादी दृष्टिकोण छोड़ करके अपनी दूसरी भाषाओं से प्यार, आत्मीयता और उनके में विश्वास पैदा करते हुए हम हिंदी का विकास करेंगे और तभी हिंदी वास्तव में विकसित होगी। और तब चाहे अंग्रेजी हो, चाहे फ्रांसीसी हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका से कोई लोग आए, चाहे कहीं से भी आए, उनकी एक मजबूरी बनेगी कि वे हिंदी सीखें। वरना हिंदी का प्रसार हो चुका है, हिंदी का विकास भी हो चुका है। सबसे बड़ा अवरोध यहाँ की राजनीतिक पार्टियों का है। गांधी जी अहिंदी भाषी प्रदेश के थे, लेकिन क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष में जूझना था, तो वे इस भाषा के महत्व को समझते थे कि बिना इस भाषा के आप भारत की आत्मा से संवाद नहीं कर सकते हैं। नेहरू जी हिंदी भाषी प्रदेश के थे, इलाहाबाद के, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को, ये सारा विरोधाभास वहीं से हो सकता है। मैं इसका सिर्फ एक इशारा भर कर दे रहा हूं कि जिसका सरोकार भारत और भारत की जनता होगी वह हिंदी का महत्व समझेगा, और जिसका सरोकार शासन बनना होगा वो कभी इसका महत्व नहीं समझ सकेगा। धन्यवाद। सादर धन्यवाद सर, आपने बहुत ही महंगी विचार दिए। आपने सत्य का बहुत शुद्धिकरण की तरफ न चल के सभी भाषाओं को महत्व देते हुए और आलिंगन की प्रवृत्ति का सभी का स्वागत करते हुए हमें अपनी भाषा का विकास करना है। अब मैं एक ऐसी प्रतिमूर्ति को अपने बीच बुलाने जा रहा हूं जो परहित को श्रेष्ठता देते हैं। वे विद्वान हैं, वे विद्वत्ता की प्रतिमूर्ति हैं। इससे भी बढ़कर उनके लिए यह परिचय है कि वह समाज हित के लिए एवं समाज के बौद्धिक उत्थान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को भी तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। इसका उदाहरण है कि प्रोफेसर विनोद तनेजा साहब कस्फ नाम की एक पत्रिका का संपादन करते हैं और इस पत्रिका में वे ऐसे लेखों का प्रसारण करते हैं, प्रकाशन करते हैं, अगर आपको हमको उसे पढ़ने का सुअवसर प्राप्त हो तो जी करता है कि एक एक अंक को संभाल कर रख लिया जाए, संग्रहित किया जाए। इतने उत्कृष्ट शब्द
को बताते हुए मुझे बड़ा गर्व की अनुभूति होती है। अपने सभी मित्रों से बताते हुए एक अनुभूति होती है कि यही सच्ची विद्वत्ता है, यही सच्ची शिक्षक का कर्म है कि सर ये सारे काम अपने अर्जन से, अपने प्राप्त धन से करते हैं तथा निःशुल्क उसकी उपलब्धता कराते हैं। किसी से इस मद में कोई सपोर्ट नहीं लेते। अपने परिश्रम से, अपने अर्जन से जो हो सकता है वह समाज हित के लिए उत्कृष्ट अपना सहयोग करते हैं। ऐसी विद्वत मूर्ति आज हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष रहे हैं। यह हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय रहा। तो मैं आदरणीय प्रोफेसर विनोद तनेजा सर को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अध्यक्षीय उद्बोधन में अपने दिव्य शब्द हमारे सामने रखें। आदरणीय विनोद तनेजा सर। सभी को नमस्कार। मैं इतना बड़ा नहीं हूं भाई, जितना बनाए बहुत ही छोटा सा कार्य करता हूं मैं, और अपने इस कार्य के माध्यम से जितनी सेवा हो सकती है कर रहा हूं। सेवा मुक्ति के बाद, क्योंकि जीवन में जो कुछ लिया हिंदी से लिया, तो अगर हिंदी को मैं कुछ दे जाऊंगा तो मेरा भला ही होगा, इस रूप में लेता हूं। एक संपादक भी हूं, अध्यापक रहा, संपादक हूं, तो ये 4 लेखों का जो संपादन मुझे करना पड़ रहा है बड़ा अजीब लग रहा है। चारों लेख राहुल जी के, रजनीकांत जी के, अविनीश जी के और देवेंद्र जी इतने गहरे हैं कि इनको एक एक शब्द के साथ यदि देखा जाए तो एक मानसिक तृप्ति भी होगी और एक नवीन उद्बोधन भी होगा। मैं मानता हूं कि हिंदी एक भाषा के रूप में भारत की पहचान है। और भारत क्या है? गायंती देवा किल गीतकान, धन्य असत्य भारत भागे। तो वो भारत भूमि जो सांस्कृतिक एकता, सांस्कृतिक भाषिक एकता और एक ऐसी माला जिसमें न जाने कितने मोती कितने फूल लगे हुए, उनका सम्मिलित रूप है, उस देश की मिट्टी के भीतर कल, आज और कल हिंदी के विषय रखा आपने। बड़ा ही सुंदर और प्रेरक विषय है। राहुल जी ने कल को शुरू किया 1947 के बाद, पर उससे पहले अगर उसकी भूमिका के रूप में मैं देखूं तो आज जिस प्रदेश में हम इसे हिंदी प्रदेश कहते हैं, अब फ्रेंच भाषा के बाद हिंदी का पहला पुस्तक अब्दुल रहमान की थी, संदेश रासक पुस्तक थी, और वो थी मुल्तान की, जो आज पाकिस्तान में। 47 से पहले लाहौर एक ऐसा केंद्र था जहां हिंदी का उद्घोष होता था। पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद जब वहां पर प्रभाकर आदि की परीक्षा हुई तो अमृतसर के एक व्यक्ति ने वहां एक पूरा योगदान दिया और पुस्तकें बांटी, और सब हिंदी में। मैंने पिछले दिनों एक बात कही थी, होशियारपुर में हमारा एक पुस्तकालय है, विश्वेश्वरानंद पुस्तकालय, पंजाब विश्वविद्यालय का है, चंडीगढ़ वालों का। वहां एक पुस्तक सूची निकली हुई। वैसे तो एक पुस्तक सूची महाजन जी ने दिल्ली से भी निकाल ली है, बृहदगंज सूची। तो उस पुस्तक सूची में 1964 तक की जितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं हिंदी में हैं। और अगर मैं सूची देखूं तो उस सूची में 11 अनुशासनों की इतनी पुस्तकें हैं हिंदी में 47 से पहले। और आज हम कहते हैं कि हिंदी हम पढ़ा नहीं सकते। जैसे हिंदी की पुस्तकें हैं, अन्य भारतीय भाषाओं की पुस्तकें भी हैं। एक ऐसा सूत्र हमें मिलता है। हिंदी का जो इतिहास है उसका प्रारंभ कहाँ से? आदिकाल। हम एक कवि का नाम लेते हैं, चंद्रवरदाई। कहाँ के थे? राजस्थान के भी थे और लाहौर से संबंधित थे। हिंदवी शब्द किसने दिया? अमीर खुसरो ने। तो आज जो भेद हम देख रहे हैं, क्यों? उसके बाद जो भाषाएं थी, बोलियां थी, उनमें एक नया रूप हमें देखने को मिला। और मध्यकाल में आकर के भक्ति का जो उद्बोधन हुआ, कहां से आई? रामानंद जी लाए, दक्षिण से। क्योंकि दक्षिण वाले जब उत्तर में आते हैं तो हिंदी बोलते हैं। यहां मैं एक बात और कह दूं,
कि जितने भी यात्री भारत भ्रमण के लिए निकलते हैं, दक्षिण के हों, उत्तर के हों या गुजरात के हों, कहीं के भी हों, मैंने उनको कश्मीर में भी और या पंजाब में भी या अन्यत्र भी हिंदी ही बोलते देखा है। हालांकि वो अपने प्रदेश में नहीं बोलेंगे, न जाने क्यों, क्या मानसिकता है, मैं नहीं कह सकता। तो कल हमारा इतना सुंदर था, केरल में गोसाई भाषा, पंजाब में गुरु नानक जी की बोली, बाबा फरीद के, बुल्ले शाह, या एक और मत बद्दों के गोसाई, जिनको बहुत कम लोग जानते हैं, उनका पूरा ग्रंथ हिंदी में है, ब्रजभाषा और मिलती जुलती भाषा। उसके बाद रीतिकाल में आ जाइए, वहां भी अच्छा है, हिंदी का सब कुछ है, और पूरा संस्कृत का भाव हमें वहां मिल जाता है। इसी रूप में आधुनिक काल में आकर के हमारे पास कम भाव नहीं है। अभी भाई डॉक्टर साहब ने कहा, देवेंद्र जी ने, जयशंकर प्रसाद जी रामायणी, प्रेमचंद जी के नावल उपन्यास, यशपाल जी, यशपाल पंजाब के थे, मोहन राकेश पंजाब के थे, तो पंजाब को हम हिंदी से कैसे अलग कर दें? गुजरात के कवि हैं, नरसिंह मेहता है, नामदेव महाराष्ट्र के हैं, ज्ञानेश्वर हैं, मैं कहाँ कहाँ के गिनाऊं? आप आज कहते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात करते हैं हम कि वहां हिंदी का विरोध है, तो ब्रजभूलि क्या थी? अरे आप इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए, हर जगह हिंदी की किसी न किसी बोली का वर्चस्व रहा है। केरला में गुसाई भाषा जो मध्यकाल में थी, हिंदी थी। यहाँ की भाषाएं बाहर भी गई, जब भाषाएं बाहर गई तो वहां के रूप में आया, हमने जीवन को देखा। इस रूप में हिंदी जो है भारत की पहचान है, ये कि हमारे जीवन की मूल्यों, संस्कृति और संस्कारों की सच्ची संवाहक है। हमने जो कुछ देखा, प्राचीन सभ्यता आधुनिक प्रगति के बीच जो सेतु है, संस्कृत की भाषा, संस्कृत की प्रक्रिया, संस्कृत का रूप और आज के जीवन का रूप के मध्य कोई सेतु है तो वो हिंदी है। हिंदी ने ही अपभ्रंश को भी देखा है, हिंदी ने ही प्राकृत को भी देखा है, हिंदी ने जैन धर्म को भी देखा है, हिंदी ने बौद्ध धर्म को भी देखा है, हिंदी ने हिंदुत्व को भी देखा है, आर्य समाज को भी देखा है। कितने प्रचार करूं मैं? तो सब क्षेत्रों में जो संघ है हमारा भारत का, वह हिंदी है। इस रूप में हम कह सकते हैं कि हिंदी जानते हुए भी लोग आज जो हिंदी बोलने पढ़ने का काम करने में हिचक रहे क्यों है? उसका मूल कारण ये है कि अपनी मानसिकता के भीतर हमने सिर्फ अंकल को पाया हुआ है, हम चाचा मामा सब भूल चुके हैं। एक पंक्ति मुझे याद आती है, ये कहा गया कि किसी देश को यदि समाप्त करना हो, तो उस देश की संस्कृति को समाप्त करना हो, तो उस देश के लोक विश्वासों को, लोक भावनाओं को समाप्त कर दिए। और विदेशी आक्रांताओं ने यही हमारे संग किया। आप इतिहास पूरा उठा के देख लीजिए, जितने पुस्तकालय हमारे जले, जितनी थाती हमारी जल गई, आज उसका नाम लेवा नहीं। हर जगह नालंदा था, तक्षशिला था और विश्वविद्यालय थे, विक्रमशिला था, वहां के पुस्तकालय कहाँ गए आज? आज भी हमारे जो पुस्तकालय सुरक्षित हैं, उनमें जो हस्तलिखित ग्रंथ हैं, उनको हमने सिर्फ और सिर्फ कपड़ों में बांध कर रखा हुआ है, उनको पढ़ने के लिए हम तैयार नहीं। क्यों? पढ़ा कौन पढ़े? हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे चलना है, इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। रजनीकांत जी के शब्दों के मुताबिक हम आगे बढ़ सकते हैं तभी जब जीवन में सत्यता को अपने अंतर्मन में पहचाने। कई प्राचीन कवि ऐसे मिलते हैं हमें, जिन्हें बंगाली बंगाली कहते हैं, हिंदी वाले हिंदी का कहते हैं, और कहीं कभी गुजरात वाले गुजराती का कहते हैं। मैं उदाहरण ले सकता हूँ सरहप्पा का, घुसुकुप्पा का, सिद्ध साहित्य जितना हमारा है आदिकाल का। गोरखनाथ रावलपिंडी के थे या गोरखपुर के थे, ये सवाल हमारे सामने। तो वो एक ऐसी यात्रा है हमारी भारत की, जहां हम एक हैं। भेद कहाँ आया? भेद आया उस मानसिकता में
जिसने हमारे जीवन को दो टुकड़ों में बांट दिया। क्योंकि दो भाइयों को लड़ा करके हम तभी पे सफलता प्राप्त कर सकते हैं कि जब उन दोनों को उनकी वास्तविकता से परिचित ना कराएं। और यही काम कुछ शासकों ने किया और यही काम वोट की राजनीति भी कर रही है। हमें अपनी वास्तविकता से परिचित होने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हिंदी अनुवाद की नहीं, संवाद की भाषा है। जब तक हम हिंदी में संवाद शुरू नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम हिंदी बोलने से हिचकते क्यों हैं? मैं मानता हूं हमारा झगड़ा प्रादेशिक भाषाओं से नहीं। मैं पंजाब में हूं, पंजाबी बोलता हूं। जम्मू जाऊं तो डोगरी बोलता हूं, या अन्यत्र जाकर के अन्य भाषाएं बोल लेता हूं, थोड़ी जो मुझे आती है थोड़ी बहुत। दुआ सलाम भी कर लेता हूं, उर्दू भी बोल लेता हूं। पर हिंदी के साथ मैं जोड़ करके ही आगे बढ़ सकता हूं। और वो चीज जो हम भूल चुके हैं आज, अपने अस्तित्व को, अपनी मानसिकता को, अपने आप को हमें पहचान करनी पड़ेगी। हम जब तक अपने भीतर झांक के नहीं देखेंगे, अपनी असलियत को नहीं पहचानेंगे और अपने आप को दूसरे के चश्मे से देखने का प्रयास करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ने के लिए निहायत जरूरी है कि हम अपने आप को स्वयं सोच कर देखें कि हम क्या हैं, दूसरे क्या कहते हैं, पर हमारे सामने क्या बात है। हम जो कुछ पढ़ते हैं, जो कुछ सुनते हैं, कहीं अपना नाम नहीं लेते। हम बात करेंगे कि ये चीज कही गई। मैं एक बात पूछता हूं आपसे, ईस्ट इंडिया कंपनी में लॉर्ड मैकाले से पहले क्या हमारे यहाँ शिक्षा नहीं थी? क्या गुरुकुल नहीं थे? क्या पढ़ाई नहीं होती थी? चलिए मैं मान लेता हूं, क्या मदरसे नहीं थे? तो वो चीज जो हमारे यहाँ थी उसे समाप्त किया गया मात्र इस कारण से कि हम उसमें आगे बढ़कर आगे ना बढ़ जाएं। और उन्होंने अपना वर्चस्व कायम करने के लिए हमें पीछे ढकेला और पीछे ढकेल करके इतना बुरा कर दिया कि हम मौलिक सोच की भाषा से अलग हट गए। हमने मौलिक सोच को छोड़ दिया और उसे सिर्फ आज हम एक वर्षगांठ के रूप में मनाने की तैयार। संविधान में जो कुछ किया गया तो 15 साल कब खत्म होंगे, ये सवाल हमारे सामने बार बार आ रहा है। क्या हमारे जीवन में खत्म हो जाएंगे 15 साल? मैं कह नहीं सकता। रजनीकांत जी, पीड़ा आपकी भी है, पीड़ा हमारी भी है। अवनीश जी ने ठीक कहा कि हम अपने भीतर जब तक अपने आप को पहचान करके सही रूप में आगे नहीं आएंगे, अपने मूल्यांकन का आधार स्वयं नहीं करेंगे, दूसरे का नजरिया हमें कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। दूसरे तो हम ये कहते हैं कि हम याद करें कि पुरखे मीठा खाते थे, हमको क्या में सीखा? अरे बुसे बासी से अच्छा अपना टटका टीका। अपने आज को देखें, हम अतीत में ना रहें, हम अतीत की यादों को लेकर चले। आज का जो विषय है कल, आज और कल, हमारा कल बीता हुआ इतना गहरी जड़ लेकर बैठा हुआ है कि हम उसको अगर पास नहीं पहचान नहीं पाएंगे तो अपने आज के पुष्पों को नहीं देख पाएंगे। एक पेड़ है, जितना गहरा जड़ में जाता है उतना मजबूत होता है। यही भारतीयता है, यही हिंदुत्व है। हमारा पुराना रूप इतना गहरा है कि उसके जो तना बना उसके ऊपर कई विदेशी थप्पड़ आए और उसने सह लिए, और उसी कारण से आज ऊपर प्रज्वलित होकर के हरा भरा पेड़ हमें दिखाई दे रहा है। और यही पेड़ आने वाले कल में पुष्पित होगा, पल्लवित होगा, फल देगा। तो ये तभी संभव है कि जब हम अपने आप को पहचान दें। अपने भारतीय भाषाओं में तकनीकी ज्ञान संबंधी साहित्य के सरल अनुवाद किए जाए। पहले पुस्तकें थी, कहाँ गई? पुस्तकालयों में या रद्दी की टोकरी? मैं कुछ नहीं कह सकता। कई पुस्तकें मैं देखता हूँ कि मुझे ऐसी जगह मिलती हैं जहाँ का मैं जिक्र नहीं कर सकता। तो भाषा वही प्रयोग में आती है, वही जीवित रहती है जिसका प्रयोग जनता करती है। शासक तो शासन करता है, उसका और रूप है। हम जब तक
संवाद के माध्यम से हिंदी को बेहतर नहीं बनाएंगे। इसके लिए एक दूसरे में प्रचारित करना चाहिए। और आज हिंदी दिवस पर हम ये बात कहें कि हम बोलचाल में हिंदी को लाएं। जब तक बोलचाल में हिंदी नहीं लाएंगे, देवेंद्र जी ने बिल्कुल सत्य कहा कि हम अपने बाजारवाद के भीतर हिंदी का बाजार बनाएं। हम विक्रेता बने, क्रेता नहीं। हम कुछ बेचें, दूसरे हमारा मुंह देखें, दूसरे हमसे मांग करें कि ये चीज दो। देवेंद्र जी, आपका आशीर्वाद चाहिए नई पीढ़ी को। अवनीश जी, आपका दिशा निर्देश चाहिए, ऐतिहासिक दृष्टि चाहिए इस नई पीढ़ी को। रजनीकांत जी, आपके अनुवाद के अनुभव चाहिए। और राहुल जी, आपने जो कल की बात कही वो बहुत अच्छी कही। इस तरह से हम आज अगर हिंदी के इस रूप को देखें तो हिंदी जो बोलियां हैं उनका विकास होना चाहिए। हिंदी एक बोली नहीं है। आप सब जानते हैं हिंदी का ध्येता कि हिंदी में बुंदेली भी है, ब्रजबाला भी है, कन्नौजी भी है, बघेली भी है, हड़ौती भी है, भोजपुरी भी है, हरियाणवी भी है, छत्तीसगढ़ी भी है, मालवी भी है। अब अपने अपने क्षेत्र में यदि हम अपने आपको अलग कर लें, जो कि आजकल चल रहा है, कि हमारी भाषा आगे लाए, तो बहुत दिक्कत पड़ेगी। हमें एक सामूहिक रूप में आगे बढ़ना है। एक जो सामूहिक है, अगर मुझे बताइए हाथ की हर उंगली कहे कि मेरा अलग अस्तित्व दो, तो क्या हाथ काम कर पाएगा? हिंदी एक समूह है। हिंदी एक ऐसा सूत्र है जिसने ना जाने कितनी बोलियों को अपने भीतर समूह रखा है। मैंने तो कुछ बोलियों के नाम लिए, इनकी उपभाषाएं भी होंगी, इनकी बोलियां भी होंगी। वो सब मिलकर के अगर हमारे सामने आए तो आज हम जीवन के सत्य को प्राप्त कर सकेंगे और अपनी चीज को ढूंढ करके देख पाएंगे कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं, कैसे रहेंगे, हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे। अभी भावी पीढ़ी को बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ हमारे पास है। हमारे पास सुरक्षित कोष हैं। उन कोषों को लेकर के जब हम आगे आएंगे तो कोष जनता के सामने खुल जाए। मेरा पिछले 19 साल से 20 साल से लगभग यही प्रयास है कि अपनी पत्रिका के माध्यम से उन सूत्रों को सामने लाऊं जो आज तक इतिहास के पन्नों में हाशियों में जाकर छिपे हुए हैं या जल्दबंदी में आकर कोने में चप गए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, विशेष रूप से अवनीश जी का, जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी बोलने के लिए, साथ में नागेश जी का जिन्होंने मुझे अवसर दिया, और आज देवेंद्र सिंह जी को बहुत दिनों बाद सुना है, रजनीकांत जी को बहुत दिनों बाद सुना है, और राहुल जी को पहली बार सुना है। सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंदी, जय भारत, जय नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जैसा कहा, हमारा जो कल था वह एक मजबूत नींव का और बहुत ही विशालतम जड़ें लेकर के एक विशाल इमारत खड़ा करना, शौर्य की एक इमारत खड़ी करने की व्यवस्था है हमारे सामने। आप श्रेष्ठ महापुरुषों के वचनों को सुन करके जो एक निष्कर्षी भाव मिलता है इस हिंदी दिवस पर मुझ जैसे छोटे से छात्र को, वो ये मिलता है कि हमें कहीं न कहीं, किसी न किसी मोड़ पर, किसी न किसी परिस्थिति में अपनी पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को हिंदी की सजीवता, हिंदी की महत्ता को बोलचाल से लेकर के आहार व्यवहार तथा उन सभी पक्षों तक उन्हें यह बताने की आवश्यकता है कि हमारी भाषा एक उन्नत ऐतिहासिक भाषा है। हमारी भाषा कोई ऐसी भाषा नहीं जिस पर किसी प्रकार का लगाम लगाया जा सके। हमारी भाषा कोई ऐसी भाषा नहीं जो क्षण मात्र में अवरोधित की जा सके। हमारी भाषा किसी अन्य भाषा के लिए उसके अधीन अपने को करके आगे बढ़ाने के लिए वहां हिंदी नहीं है, बल्कि हम अपनी भाषा की श्रेष्ठता को आगे हेतु तत्पर और तैयार है। हमारी भाषा श्रेष्ठवत है एवं
उसके मानने वाले तथा उसको जीने वाले श्रेष्ठवत हैं। हमें आने वाली अपनी भावी पीढ़ी से इस बात को बताने की आवश्यकता है। हमें छात्रों के मध्य इस बात को समझाने की आवश्यकता है कि एक विराट ऐतिहासिक स्वरूप को लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। इसे स्वीकार था, इसको अपने व्यवहार में उतारकर एक कुशलतम समाज का निर्माण करें। यह सत्यवत है कि आज आंग्ल भाषा या अन्य भाषाएं अपना महत्व कुछ क्षणिक जुगनुओं की भांति हमारे ऊपर अधिक दिखाती है, लेकिन यह भी सत्य है कि हमारे अंतर मन में आज भी जो स्वरूप बसता है वो हमारी मां हिंदी का ही होता है। तो आज हमारे विद्वत जनों ने जिन श्रेष्ठतम वाक्यों से, जिन श्रेष्ठतम विचारों से हमें अभिभूत किया, उसके लिए हम सभी के ऋणी हैं। यह लखनऊ तथा यह पटल आपका ऋणी रहेगा सदा। कार्यक्रम 1 घंटे 30 मिनट का था, लेकिन 1 घंटे 50 मिनट चला, तो मैं अब अधिक समय आपका न लेते हुए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले हमारे परम आदरणीय प्रोफेसर विनोद तनेजा सर का, जो संपादक भी हैं कस पत्रिका के। मैंने बताया जिसका वो निःशुल्क संपादन करते हैं, अपने प्रयासों से उसे जनमानस तक पहुंचाते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आज उत्कृष्ट विचार हमारे मध्य रखने हेतु आदरणीय प्रोफेसर डीएन सिंह साहब का। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इस कार्यक्रम के रचयिता और मेरे ऊपर आशीर्वचन बना करके इस कार्यक्रम की पटरेखा को स्वरूप देने वाले आदरणीय प्रोफेसर अवनीश चंद्र मिश्रा सर का। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा बड़ौदा से हमारे बीच जुड़े हुए आदरणीय प्रोफेसर रजनीकांत शाह सर का, जिन्होंने गुजरात से संबंधित हिंदी के विकास एवं उत्थान की बातें हमारे बीच रखी। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय डॉक्टर राहुल पांडे सर का, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से हमारे बीच जुड़े और हमारे कार्यक्रम में प्रथम वक्ता के रूप में अपनी महंगीय वाणी हमारे बीच रखी। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार साहब का, आदरणीय डॉक्टर महेंद्र उपाध्याय सर का, जो हमसे जुड़े और अपना महंगीय समय हमें दिए। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा 9 राज्यों से जुड़े हुए हमारे श्रोता 2-2, 4-4, 10 की संख्या में जो जुड़े। मैं देख रहा था उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, बिहार के साथ में गुजरात, महाराष्ट्र एवं हमारे साथ उड़ीसा भी आज जुड़ा रहा। तो ऐसे राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे सभी श्रोताओं का मैं धन्यवाद करता हूं, तथा मैं धन्यवाद करता हूं उन सभी संस्थाओं का जिन्होंने आज इस पटल पे आकर हिंदी की महत्ता को सुना, और आशा है कि आगे भी जाकर के वे इस बात को प्रचारित प्रसारित करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं उन सभी छात्रों का जो हमसे जुड़े और हिंदी की महत्ता पर महनीय व्यक्तित्वों के, विद्वानों के विचारों को सुने। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि सिर्फ इसे सुने ना, इसे कथनी का विषय न बनाए, इसे करनी में उतारे, क्योंकि जब तक भाषा करनी में नहीं जाती तब तक वह स्वरूप नहीं प्रदान करती। इसलिए सभी से मेरा यह धन्यवाद रहेगा कि सब लोग इसमें जुड़े, सबने हमें आशीर्वचन दिया तथा सब हमारे इस पटल पर आशीर्वचन स्वरूप के लिए उपस्थित हुए। सभी का मैं RSVI संस्थान की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, तथा सभी वक्ताओं को, श्रेष्ठ व्यक्तियों को, श्रेष्ठ चरित्रों को, विद्वत जनों को नागेश पांडे की तरफ से सादर प्रणाम। सभी लोग लेफ्ट कर सकते हैं। सादर प्रणाम, सभी को धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने इतना समय दिया और प्रारंभ से ही आप जुड़े रहे तथा कार्यक्रम की पूर्णाहुति तक आपने समय दिया। अपना महंगी समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सादर प्रणाम करता हूं, आपके मार्गदर्शन लिए हमेशा ऋणी रहूंगा सर। आप हमें धन्यवाद ना कहें, मैं आपके बेटे देता हूं। आपको सादर प्रणाम, आपको सादर प्रणाम। सभी लोग लेफ्ट हो सकते हैं।